Now, today we are going to start a very new chapter, and name of the fresh chapter is setup, carry forward and setup of losses. चैप्टर स्टार्ट करने के पहले चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। आप लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग क्लासेस में लर्न किया है, कोई एक पर्टिकुलर रेसिप्ट जब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अर्न करता है, जरूरी नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर रेसिप्ट वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंडिया में इनकम कंसीडर किया जाएगा। हो सकता है वो रेसिप्ट को इनकम कंसीडर किया जाएगा, हो सकता है वो रेसिप्ट को इनकम कंसीडर नहीं किया जाएगा। हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 होता है इनकम का डेफिनेशन। इनकम का डेफिनेशन एनालाइज करने में पता चलता है वो पर्टिकुलर रेसिप्ट वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए इंडिया में इनकम कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अच्छा, वो पर्टिकुलर रेसिप्ट अगर इनकम कंसीडर हो गया है, मतलब वो पर्टिकुलर रेसिप्ट अगर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 का इनकम का डेफिनेशन में कवर हो रहा है, फिर भी वो इनकम के ऊपर टैक्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कोई एक पर्टिकुलर इनकम इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं है, ये मैटर आइडेंटिफाई करने के लिए सेक्शन नंबर 5 को एनालाइज करना जरूरी होता है। सेक्शन नंबर 5 फिर हेल्प लेता है सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 9 का। तो सेक्शन नंबर 5 हम लोग जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है कोई एक पर्टिकुलर इनकम इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं है। आपको याद आ रहा है ये सारा बात? चलिए एक बार वो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, देन आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि सेटअप, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस चैप्टर स्टडी करना क्यों जरूरी है। आइए एक बार वो क्लास में आइए देखिए, अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कोई एक पर्टिकुलर रेसिप्ट अर्न किया है, जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर रेसिप्ट वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंडिया में इनकम कंसीडर किया जाएगा। हो सकता है इनकम कंसीडर किया जाएगा, हो सकता है इनकम कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो डिपेंड कर रहा है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो इनकम का डेफिनेशन दिया है, वो इनकम का डेफिनेशन में वो पर्टिकुलर रेसिप्ट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैटर के ऊपर। तो हर एक रेसिप्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो रेसिप्ट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 का दिया हुआ डेफिनेशन में कवर होता है कि नहीं होता है। अगर कवर होता है तो इंडिया में इनकम कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। वही मैटर नीचे लिखा गया है, आपको दिखाई दे रहा है, रेसिप्ट्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज इनकम एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर रेसिप्ट कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंडिया में इनकम कंसीडर किया गया है, जरूरी नहीं है कि वो इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स लगेगा। हो सकता है वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, हो सकता है वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। वो डिपेंड कर रहा है वो पर्टिकुलर इनकम सेक्शन नंबर 5 का दिया हुआ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो पर्टिकुलर इनकम को इंडिया में टैक्सेबल कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो टैक्सेबल नहीं कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 5 को अंडरस्टैंड करने के लिए सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 9 का जरूरत पड़ता है। आप लोग जानते ही हो, वही मैटर नीचे लिखा गया है कि सेक्शन 5 का दिया हुआ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर इनकम को, देन वो इनकम को इंडिया में टैक्सेबल कंसीडर किया जाएगा। देखिए नीचे लिखा गया है इनकम व्हिच आर टैक्सेबल इन इंडिया अंडर सेक्शन 5। बात समझ में आ गया? अगर कोई एक पर्टिकुलर इनकम इंडिया में टैक्सेबल कंसीडर किया गया है, देन आइडेंटिफाई करना पड़ता है वो इनकम कौन सा हेड के थ्रू चार्ज किया जाएगा इन इंडिया इन इनकम टैक्स। तो इस पर्पस के लिए हम लोग को सेक्शन नंबर 14 का जरूरत पड़ता है। सेक्शन नंबर 14 बेसिकली 5 हेड्स ऑफ इनकम का क्लासिफिकेशन हम लोग को देता है। वो कौन कौन सा 5 हेड्स ऑफ इनकम है अब बताओगे? नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरीज, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, थर्ड पीजीबीपी, फोर्थ कैपिटल गेन एंड फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर रेसिप्ट इंडिया में इनकम कंसीडर हो गया है, देन वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं है, वो मैटर आइडेंटिफिकेशन का जरूरत पड़ता है। अगर वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, देन हम लोग को आइडेंटिफिकेशन का जरूरत पड़ता है कौन सा हेड के थ्रू चार्जेबल है। ऐसा करके अलग अलग इनकम अलग अलग हेड के थ्रू प्रोसेस किया जाएगा। देन सारा हेड्स ऑफ इनकम को, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का 5 हेड्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट करेगा कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस में। जितना भी हेड्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट कर रहा है उस सबको इकट्ठा करना पड़ता है, इकट्ठा करके एग्रीगेट फिगर बनाना पड़ता है। देखिए नीचे दिया गया है इनकम फ्रॉम सैलरीज, आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम को इकट्ठा करके जो एग्रीगेट फिगर आता है, वो एग्रीगेट फिगर के साथ 2 एडजस्टमेंट करना पड़ता है। नंबर 1 क्लबिंग ऑफ इनकम, सेकंड सेटअप, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस। बात आपको समझ में आया? तो सेटअप, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया। देन हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे ये होता क्या है। आइए एक बार सेटअप वाला चैप्टर में आ जाइए, हम लोग डिस्कशन एक्चुअल में स्टार्ट कर पाएंगे। एंड आप लोग जानते हो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम 5 हेड्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट कर सकता है, और एक एक हेड ऑफ इनकम के अंडर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मानो कि फर्स्ट हेड ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज,
एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक से ज्यादा एम्प्लॉयर कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एग्जिस्ट कर सकता है। हो सकते हो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से वो जब सैलरी रिसीव करेगा तो सैलरी हेड ऑफ इनकम के अंडर डिफरेंट सोर्सेस है, अलग अलग एम्प्लॉयर से उसको सैलरी मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? हाउस प्रॉपर्टी हेड, एक पर्टिकुलर पर्सन का एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी ओन कर सकता है एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, और ऐसा केसेस में एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो सकता है। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर में डिफरेंट सोर्सेस एग्जिस्ट कर सकता है। पीजीएपी हेड के अंडर में डिफरेंट सोर्सेस एग्जिस्ट कर सकता है। कैपिटल गेन हेड के अंडर भी डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम एग्जिस्ट कर सकता है। एंड लास्ट जो हेड ऑफ इनकम होता है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंडर भी डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम एग्जिस्ट कर सकता है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में। मानो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 2 हाउस प्रॉपर्टी ओन कर रहे थे, एंड 2 हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट हुआ है वो पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, मानो कि फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी इज हाउस प्रॉपर्टी 1। फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी इज हाउस प्रॉपर्टी 1। हाउस प्रॉपर्टी 1 इज ए लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, एंड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से पॉजिटिव इनकम जनरेट हुआ है, एंड पॉजिटिव इनकम का फिगर इज ऑफ ₹4 लाख। तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से पॉजिटिव इनकम ऑफ ₹4 लाख जनरेट हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी 2 इज ए सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी से लॉस जनरेट हुआ है, एंड लॉस का फिगर इज ऑफ ₹2 लाख। बात क्लियर? 2 लाख लॉस को हम लोग ब्रैकेट में कवर कर रहे हैं। नाउ अभी नेगेटिव इनकम को पॉजिटिव इनकम के साथ एडजस्ट किया जाएगा, मतलब लॉस को इनकम के साथ एडजस्ट किया जाएगा। टेक्निकली बोलेंगे तो सेट ऑफ किया जाएगा। ऐसा टाइप का सेट ऑफ को हम लोग बोलेंगे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और इंट्रा हेड सेट ऑफ। इंट्रा हेड का मतलब विद इन सेम हेड। हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर 2 सोर्सेस ऑफ इनकम था। हाउस प्रॉपर्टी 1 जो पॉजिटिव इनकम जनरेट कर रहे थे, हाउस प्रॉपर्टी 2 जो नेगेटिव इनकम जनरेट कर रहे थे। तो 2 लाख रुपया का नेगेटिव इनकम को हम लोग 4 लाख रुपया पॉजिटिव इनकम के साथ सेट ऑफ करेंगे। करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट वुड बी ₹2 लाख, और ₹2 लाख को हम लोग बोलेंगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। बात आपको समझ में आया? नाउ ऐसा टाइप का एडजस्टमेंट को हम लोग बताएंगे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, मतलब विद इन सेम हेड जो एडजस्टमेंट हो रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड इंटर सोर्सेस एडजस्टमेंट और इंटर सोर्सेस सेटअप। तो 2 नाम आ गया, एक तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा का मतलब विद इन सेम हेड, इंटर सोर्सेस एडजस्टमेंट मतलब इंटर का मतलब होता है बिटवीन, तो सेम हेड के अंडर डिफरेंट सोर्सेस में आपस में एडजस्टमेंट चल रहा है। इंटर का मतलब बिटवीन। बात आपको समझ में आ गया? तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट बोलो, इंटर सोर्सेस एडजस्टमेंट बोलो, जो भी नाम से आप बुलाओ। दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट और सेट ऑफ इज बेसिकली गवर्नड अंडर सेक्शन 70। सेक्शन नंबर 70 के द्वारा ये गवर्नड होता है। हम लोग जो चैप्टर आज स्टडी कर रहे हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और इंटर सोर्सेस एडजस्टमेंट और इंटर सोर्सेस सेटअप ऑफ लॉसेस। सेकंड पार्ट इज इंटर हेड एडजस्टमेंट और इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम के अंडर अगर लॉस जनरेट हुआ है, नेगेटिव इनकम जनरेट हुआ है, वो लॉस को, नेगेटिव इनकम को दूसरा हेड ऑफ इनकम में जो पॉजिटिव इनकम है वो पॉजिटिव इनकम के साथ सेटअप किया जाएगा विद इन सेम प्रीवियस ईयर। ऐसा टाइप का एडजस्टमेंट को बोला जाएगा इंटर हेड एडजस्टमेंट और इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस, एंड दिस टाइप ऑफ सेटअप ऑफ लॉसेस इज बेसिकली गवर्न अंडर सेक्शन 71। बात क्लियर? एंड थर्ड पार्ट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का कोई एक पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम नेगेटिव जनरेट हुआ है, वो नेगेटिव इनकम को दूसरे हेड ऑफ इनकम जो पॉजिटिव है उसके साथ सेटअप करने के बाद भी वो नेगेटिव इनकम कंप्लीटली सेटअप नहीं हो पाते, तो जो बैलेंसिंग फिगर रह गया है वो नेगेटिव इनकम का अंडर ए पर्टिकुलर हेड, वो नेगेटिव इनकम को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में वो जाके एडजस्ट होगा। बात समझ में आ रही है? इसको बताया जाता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो चैप्टर बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। नंबर 1 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, सेकंड इंटर हेड एडजस्टमेंट, थर्ड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। बात समझ में आया? देखो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस जो है बेसिकली दिस इज
6th चैप्टर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। आप लोग जानते हो इनकम टैक्स में ऑल टुगेदर 23 चैप्टर्स है। आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का बात नहीं हो रहे, बात कर रहे पार्लियामेंट जो एक्ट इनकम टैक्स को पास किया था उसके अंडर 23 चैप्टर्स होता है। 23 चैप्टर्स के अंडर सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 298 तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ वो 23 चैप्टर्स के अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस जो है वो चैप्टर नंबर 6 के अंडर कवर होता है। बात यहां तक क्लियर है? तो चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। गिवन प्रैक्टिकल एग्जांपल से ऑलरेडी हम लोग को एक ओवरऑल क्लैरिटी मिल गया अबाउट इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के बारे में ओवरऑल क्लैरिटी मिलने के लिए हम लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं। मानो कि एक पर्टिकुलर पर्सन का एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी इनकम एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनके पास दो हाउस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दो सोर्सेस है, हाउस प्रॉपर्टी 1 एक सोर्स, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी 2। हाउस प्रॉपर्टी 1 से उनको लॉस अराइज किया है। मानो कि हाउस प्रॉपर्टी 1 से उनको लॉस अराइज किया है ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख रुपया का लॉस अराइज कर सकता है हाउस प्रॉपर्टी से, कर सकते हैं। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से अगर ज्यादा इंटरेस्ट लेस करोगे तो ज्यादा लॉस अराइज करेगा। तो मानो कि हाउस प्रॉपर्टी 1 लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से 5 लाख रुपए का लॉस अराइज किया। हाउस प्रॉपर्टी 2 से पॉजिटिव इनकम जनरेट हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी 2 के अंडर मानो कि पॉजिटिव इनकम ऑफ ₹3 लाख जनरेट हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी 2 के अंडर पॉजिटिव इनकम ऑफ ₹3 लाख जनरेट हुआ है। तो सेम पर्टिकुलर एसएससी का सेम प्रीवियस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर दो सोर्सेस ऑफ इनकम एग्जिस्ट कर रहे थे। हाउस प्रॉपर्टी 1 से जनरेट हुआ है 5 लाख रुपए का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी 2 से जनरेट हुआ है 3 लाख रुपए का पॉजिटिव इनकम। बात क्लियर? नाउ अभी हम लोग सेक्शन नंबर 70 को एट फर्स्ट अप्लाई करेंगे। सेक्शन नंबर 70 होता है इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। तो इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस एग्जीक्यूट करने में वो पर्टिकुलर एसएससी का वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर नेगेटिव इनकम ही शो होगा, क्योंकि 5 लाख रुपए का नेगेटिव इनकम, 3 लाख रुपए का पॉजिटिव इनकम, दोनों को आपस में सेटअप करने के बाद 3 लाख रुपए का बैलेंसिंग नेगेटिव इनकम ही रह जाएगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसएससी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। बात क्लियर? तो ये हम लोग लिख रहे हैं 2 लाख रुपए का नेगेटिव इनकम शो है। नाउ सेम एसएससी का सेम पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में और एक हेड ऑफ इनकम भी एग्जिस्ट कर रहे थे एंड दैट वाज पीजीबीपी हेड ऑफ इनकम। पीजीबीपी हेड के अंडर मानो कि पॉजिटिव इनकम अराइज किया है ऑफ दैट पर्टिकुलर एसएससी इन दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर ऑफ ₹1,50,000। बात क्लियर? अभी हम लोग सेक्शन नंबर 71 को अप्लाई करेंगे। सेक्शन नंबर 71 होता है इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एसएससी का अगर सेम प्रीवियस ईयर में एक पर्टिकुलर हेड में लॉस अराइज किया है, दूसरा पर्टिकुलर हेड में अगर इनकम पॉजिटिव इनकम अराइज किया है, तो जो पर्टिकुलर हेड में लॉस अराइज किया है वो पर्टिकुलर हेड का लॉस को दूसरा पर्टिकुलर हेड का पॉजिटिव इनकम के साथ एडजस्ट किया जाएगा इन द सेम प्रीवियस ईयर। इसको बताया जाता है इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस, जो गवर्न होता है अंडर सेक्शन 71 के द्वारा। वही अभी हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास जो पर्टिकुलर एसएससी का इंफॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर एसएससी का सेम प्रीवियस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर ₹2 लाख का नेगेटिव इनकम जनरेट हुआ है एंड पीजीबीपी हेड के अंडर ₹1,50,000 का पॉजिटिव इनकम जनरेट हुआ है। तो हम लोग आपस में सेटअप करेंगे, इसको बताएंगे इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। बात क्लियर? अच्छा, इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस करने के बाद भी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर नेगेटिव इनकम रह जाएगा, पूरा नेगेटिव इनकम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीजीबी हेड के अंडर जो पॉजिटिव इनकम है दैट इज ओनली ऑफ ₹1,50,000, बट नेगेटिव इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट इज ऑफ ₹2 लाख। तो 2 लाख में से 1,50,000 का लॉस एब्जॉर्ब हो जाएगा पीजीबी हेड का पॉजिटिव इनकम के साथ, बाकी 50,000 लॉस रह जाएगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बात क्लियर हो गया? नाउ हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर जो 50,000 का लॉस अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है वो लॉस को हम लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो जो चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस, सेकंड इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस एंड थर्ड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो बताइए मुझे, हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल स्टडी कर रहे थे वो प्रैक्टिकल एग्जांपल में ₹50,000 लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा,
हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर जो 50,000 लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर जो 50,000 लॉस है वो 50,000 लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में। तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ ₹50,000। इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दे रहे नेक्स्ट पीवाई में। अच्छा, नेक्स्ट पीवाई के बारे में भी हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मानो कि नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में वो पर्टिकुलर एसएससी का 2 हेड ऑफ इनकम एग्जिस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में। कौन कौन सा हेड ऑफ इनकम? नंबर 1 हाउस प्रॉपर्टी हेड ऑफ इनकम। हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर 30,000 का इनकम शो हो रहा है एंड पीजीबीपी हेड ऑफ इनकम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड पीजीबीपी हेड के अंडर बेसिकली शो हो रहे ₹2 लाख का पॉजिटिव इनकम। बात समझ में आया? तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर 30,000 का पॉजिटिव इनकम, पीजीबीपी हेड के अंडर 2 लाख रुपया का पॉजिटिव इनकम। नाउ जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ ₹50,000 अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी अराइज किया है उसको लेकर क्या करेंगे? वो तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस केवल एडजस्ट हो सकता है अंडर द सेम हेड ओनली। मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम के साथ ही एडजस्ट हो सकता है, दूसरे कोई हेड ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के केस में ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा। तो 50,000 रुपए का जो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो 30,000 जो हाउस प्रॉपर्टी पॉजिटिव इनकम है इन दी करंट प्रीवियस ईयर उसके साथ एडजस्ट होगा। तो 50,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 30,000 हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ एडजस्ट होने के बाद 20,000 फिर भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अनएब्सॉर्ब रह जाएगा। वो 20,000 ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस को आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे वो जो पीजीबीपी इनकम 2 लाख रुपया शो हो रहे उसके साथ। तो वो जो 20,000 अनएब्सॉर्ब ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस रह गया है उसको क्या करेंगे? उसको फिर से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर में। बस समझ में आ रहा है? नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में जाके वो सेटअप होगा बट अंडर द सेम हेड ओनली। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। बात आपको क्लियर हो गया? नाउ जो चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेक्शन नंबर 70 से वो चैप्टर स्टार्ट होता है एंड जाके एंड होता है सेक्शन नंबर 80 में। सेटअप, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस सेक्शन नंबर 70 से सेक्शन नंबर 80 तक कंटिन्यू होगा। बात यहां तक क्लियर हो गया? नाउ तो सेटअप विद इन हेड, सेटअप अंडर डिफरेंट हेड्स एंड देन कैरी फॉरवर्ड, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 23 एग्जिस्ट करता है। उसके अंडर सेटअप, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस वाला जो चैप्टर है वो 6th नंबर चैप्टर में आता है। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 298 तक एग्जिस्ट करता है। वो डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 23 तक। आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का चैप्टर का बात नहीं कर रहे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का चैप्टर का बात कर रहे हैं। तो उसमें चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 23 तक एग्जिस्ट करता है। उसमें से 6th नंबर चैप्टर है सेटअप, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस। बात समझ में आता है? चैप्टर 6 ये जो होता है वो होता है डिडक्शन। आप लोग जानते हो सेक्शन नंबर 80C से सेक्शन नंबर 80U तक चलता है डिडक्शन वाला चैप्टर। तो डिडक्शन होता है चैप्टर नंबर 6A एंड चैप्टर नंबर 6 होता है बेसिकली सेटअप, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस। तो आप लोग मुझे बताइए एसएससी का ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर आप कितना शो करोगे? करंट प्रीवियस ईयर मतलब जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर है, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर को हम लोग अभी करंट प्रीवियस ईयर बता रहे हैं। तो करंट प्रीवियस ईयर में एसएससी का ग्रॉस टोटल इनकम आप कितना शो करोगे? आप बताओगे एसएससी का जो पीजीबीपी इनकम है ऑफ ₹2 लाख वही बन जाएगा एसएससी का ग्रॉस टोटल इनकम। कैसे? क्योंकि आप देखो जो हाउस प्रॉपर्टी हेड ऑफ इनकम 30,000 एसएससी का एग्जिस्ट कर रहे करंट प्रीवियस ईयर में वो तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ ₹50,000 के साथ एडजस्ट हो जाएगा। फिर भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अनएब्सॉर्ब रह जाएगा 20,000, उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर में। मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर कोई इनकम बचेगा नहीं, तो केवल पीजीबीपी इनकम 2 लाख है वो 2 लाख की बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम अभी हम लोग शो करेंगे ऑफ ₹2 लाख। जीटीआई ₹2 लाख। बात क्लियर? नाउ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस टू नेक्स्ट ईयर कितना कर देंगे? ₹20,000। एंड ये कौन सा हेड का कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो है कौन सा हेड का? अब बताओगे हाउस प्रॉपर्टी हेड का। बात यहां तक क्लियर हो गया?
तो नेक्स्ट आपका माइंड में एक क्वेश्चन जरूर अराइज कर रहा है, दैट इज एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का लॉस कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हाँ, वैलिड क्वेश्चन है। एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का अनअब्सॉर्ब्ड लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है जनरली 8 साल तक, जनरली 8 साल तक। इसका भी एक्सेप्शंस वगैरह है, वो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग एक एक हेड को लेकर डिस्कस करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर हेड में लॉस अराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो उसको कैसे सेटअप करना है। फर्स्ट हम लोग इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस करेंगे, देन हम लोग इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस करेंगे। उसके बाद भी अगर लॉस अनअब्सॉर्ब्ड रह गया है, वो लॉस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसा डिस्कशन कैरी ऑन करेंगे। बात यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए अभी हम लोग एक एक हेड को लेकर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देन हम लोग डिटेल में आएंगे। तो आइए एट फर्स्ट हम लोग ओवरऑल हेडवाइज डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं, देन हम लोग डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल हेडवाइज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। दिस पर्टिकुलर चार्ट विल हेल्प यू। देखिए, फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरीज। आप मुझे बताइए, सैलरी सेट के अंडर कोई लॉसेस आना पॉसिबल है क्या? आप लोग जानते ही हो, ग्रॉस सैलरी से केवल 3 टाइप का डिडक्शंस अवेलेबल होता है। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकेंड एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो हर एक एम्प्लॉय को मिलता नहीं, आप लोग जानते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। तीसरा नॉमिनल एक डिडक्शन मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन। ये 3 डिडक्शन से पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली लॉस अराइज करना अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। इसलिए सैलरी सेट के अंडर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस वाला डिस्कशन वेरी लिमिटेड रहेगा। केवल दूसरे हेड का लॉस सैलरी हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। सैलरी हेड का अपना लॉस होगा ही नहीं। बात क्लियर? इसलिए नॉट एप्लीकेबल लिख दिया फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या है? जो सेक्शन नंबर 70 से गवर्न होता है, इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। क्लियर? एंड नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज है, दैट इज इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस गवर्न होता है अंडर सेक्शन 71 के द्वारा। दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सैलरी हेड। वही हम लोगों ने मेंशन किया, नॉट एप्लीकेबल। एंड थर्ड जो स्टेज है, दैट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, दैट इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सैलरी हेड। नेक्स्ट जो हेड है, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी हेड। अभी हम लोग हाउस प्रॉपर्टी हेड को लेकर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर लॉस अराइज हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर बहुत सारा सोर्सेस हो सकते हैं। मानो कि हाउस प्रॉपर्टी 1, एक प्रैक्टिकल उदाहरण देने में आपको समझ में आएगा। हाउस प्रॉपर्टी 1 से मानो कि 7 लाख रुपया का लॉस अराइज किया है, नेगेटिव इनकम 7 लाख रुपीस हाउस प्रॉपर्टी हेड से। एंड सेम एसएससी का सेम प्रीवियस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर दूसरे सोर्सेस ऑफ इनकम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी 2। हाउस प्रॉपर्टी 2 से पॉजिटिव इनकम अराइज किया है ऑफ रुपीज 4 लैक्स। 4 लैक्स और रुपीज का पॉजिटिव इनकम अराइज किया हाउस प्रॉपर्टी 2 से। बात क्लियर? अच्छा बताइए मुझे, पहले तो इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस को अप्लाई किया जाएगा, मतलब सेक्शन नंबर 70 को अप्लाई किया जाएगा। वो पॉसिबल है? पहले उदाहरण में आपने देखा था कि यहाँ पॉसिबल है। अभी चार्ट में देख लो, चार्ट में देखो लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 70 पॉसिबल है, मतलब इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस पॉसिबल है। तो हम लोग आपस में ये दोनों को सेटअप करेंगे। तो 7 लाख रुपए का लॉस को 4 लाख रुपए का इनकम के साथ सेटअप करने के बाद भी अनअब्सॉर्ब 3 लाख रुपए का लॉस रह जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर लॉस रह जाएगा। कितना लॉस रह जाएगा? अब बताओगे, 3 लाख रुपीस का लॉस रह जाएगा अनअब्सॉर्ब। अच्छा, 3 लाख रुपए का लॉस अनअब्सॉर्ब रहेगा हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर। नेक्स्ट मानो कि सेम एसएससी का सेम प्रीवियस ईयर में और एक हेड ऑफ इनकम भी एग्जिस्ट कर रहे थे, दैट इज पीजीबीपी हेड ऑफ इनकम। पीजीबीपी हेड ऑफ इनकम एंड पीजीबीपी हेड के अंडर पॉजिटिव इनकम शो हो रहे थे रुपीज 5 लैक्स का। 5 लैक्स का पॉजिटिव इनकम शो हो रहे थे सेम एसएससी का सेम प्रीवियस ईयर में। तो आप बोलोगे वेरी गुड, आपस में सेट ऑफ कर दो। हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर लॉस है, पीजीबीपी हेड के अंडर इनकम है, दोनों को सेट ऑफ करो। हाँ, सेट ऑफ कर सकते हो, सेट ऑफ पॉसिबल लिखा हुआ है, बट कितना तक पॉसिबल है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। लिखा है बट टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 2 लैक्स एज पर सेक्शन नंबर 71(3)(a। बात समझ में आ रहा है? तो सेक्शन नंबर 71 का हिसाब से इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस पॉसिबल है हाउस प्रॉपर्टी हेड का। हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर जो इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर डिफरेंट सोर्सेस में जो एडजस्टमेंट है वो तो पॉसिबल है सेक्शन नंबर 70 के द्वारा। सेक्शन नंबर 71 परमिशन दे रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ सेम प्रीवियस ईयर में सेम एसएससी का एडजस्ट करना पॉसिबल है, बट पॉसिबल है टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 2 लैक्स। मतलब ये जो 3 लाख रुपए का लॉस आप देख रहे हो
और पीजीबीपी हेड के अंडर 5 लाख रुपए का इनकम देख रहे हो, तो 3 लाख रुपए का लॉस 5 लाख रुपए इनकम के साथ सेटअप नहीं कर सकते हो, केवल 2 लाख रुपए का लॉस को सेटअप कर सकते हो 5 लाख रुपए इनकम के साथ। मतलब जीटीआई जो होगा एसएससी का इन दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, दैट वुड बी रुपीज 3 lakhs। यस और नो? दैट वुड बी रुपीज 3 lakhs। कैसे? क्योंकि देखो पीजीबीपी हेड के अंडर 5 लाख रुपए का इनकम था, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर 3 लाख रुपए का लॉस था, वहां से 2 लाख रुपए का लॉस एडजस्ट होगा, मतलब 5 लाख से 2 लाख लेस करने के बाद 3 लाख रुपए रह जाएगा, तो 3 लाख होगा जीटीआई। क्लियर? अच्छा, जो 1 लाख रुपए का हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर लॉस अनएब्सॉर्ब्ड रह गया है, हमारा पास इनकम था, अवेलेबल इनकम था, एडजस्ट हो सकता था, बट लॉ ने परमिशन नहीं दिया। लॉ दिया केवल 2 लाख तक पॉसिबल है, तो 2 लाख तक हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। 1 लाख अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस रह गया है हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, उसको क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड कितना साल के लिए पॉसिबल है? 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। देखिए लिखा हुआ है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी पॉसिबल है अंडर सेक्शन 71B के द्वारा। कितना साल तक पॉसिबल है? 8 इयर्स तक पॉसिबल है। तो सेक्शन नंबर 71B के थ्रू हम लोग हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अलग अलग हेड का लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अलग अलग एप्लीकेबल सेक्शन है, कोई कॉमन एप्लीकेबल सेक्शन नहीं है। हर एक हेड का लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अलग अलग हेड का लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अलग अलग एप्लीकेबल सेक्शन है। इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में हम लोग सेक्शन नंबर 70 कॉमन लिया था, इसीलिए स्टार्टिंग रो में ही सेक्शन नंबर 70 को लिख दिया था। एंड इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में सेक्शन नंबर 71 कॉमन था, हम लोग स्टार्टिंग रो में ही लिख दिया था। बट कैरी फॉरवर्ड के केस में ऐसा कोई सेक्शन लिख नहीं पाया, इसीलिए क्योंकि अलग अलग हेड का लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अलग अलग सेक्शन एप्लीकेबल है। बात आपको समझ में आ रहा है? एंड नेक्स्ट आपका माइंड में एक वैलिड क्वेश्चन जरूर अराइज किया कि सर आपने जब हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर डिफरेंट सोर्सेस का एडजस्टमेंट कर रहे थे, मतलब इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस कर रहे थे सेक्शन नंबर 70 को अप्लाई करके, उस टाइम में तो आपने 2 लाख से ज्यादा लॉसेस को एडजस्ट किया, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी 1 के अंडर 7 लाख रुपए का लॉस था, हाउस प्रॉपर्टी 2 के अंडर 4 लाख रुपए का इनकम था। आपने 7 लाख रुपए का लॉस को 4 लाख रुपए का इनकम के साथ एडजस्ट करने का कोशिश किया, केवल 4 लाख रुपए का लॉस एडजस्ट हुआ, 3 लाख अनएब्सॉर्ब्ड रह गया था। तो उस टाइम में तो आपने 4 लाख लॉस को एडजस्ट किया, 2 लाख तक परमिसिबल है, 2 लाख तक परमिसिबल है। इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में, इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में कोई लिमिट नहीं है। बात समझ में आ रही है? अनलिमिटेड लॉसेस आप सेटअप कर सकते हो आपस में हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर, एक सोर्स का दूसरे सोर्स के साथ। बात समझ में आ रही है? 2 लाख रुपए का जो लिमिट एप्लीकेबल है वो केवल इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में, वो तो सेक्शन नंबर 71(3)(a) के द्वारा गवर्न हो रहा है, सेक्शन नंबर 71(3)(a) के द्वारा गवर्न हो रहा है, वो तो इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में एप्लीकेबल है, इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में एप्लीकेबल नहीं है। बात क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा देखो लास्ट जो कॉलम है ना, जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं टेबल से, टेबल का जो लास्ट कॉलम है सेक्शन नंबर 80 के बारे में लिखा गया है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंडर अगर लॉस अराइज करेगा, वो लॉस का एडजस्टमेंट कैसे पॉसिबल है, अगर एडजस्टमेंट हो नहीं पाया, अनएब्सॉर्ब लॉस रह जाएगा, तो उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना पॉसिबल है, उसको लेकर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आ जाइए आप लोग एक बार बिजनेस और प्रोफेशन हेड में आ जाइए। 3 नंबर हेड जो है दैट इज बिजनेस और प्रोफेशन हेड। आप लोग जानते हो डिफरेंट टाइप्स का बिजनेस पॉसिबल है, बट सारा बिजनेस को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है नॉर्मल बिजनेस, पीजीबीपी चैप्टर जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडी किया है वो लोग जानते हो कि एक होता है नॉर्मल बिजनेस, दूसरा होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस, तीसरा होता है स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस का मतलब होता है जो सारा बिजनेस कवर्ड होता है अंडर सेक्शन 35AD सबसेक्शन 8 क्लॉज नंबर सी में। सेक्शन नंबर 35AD सबसेक्शन 8 क्लॉज नंबर सी स्पेसिफाइड बिजनेस होता क्या है ये बताता है। तो जो सारा बिजनेस सेक्शन नंबर 35AD सबसेक्शन 8 क्लॉज नंबर सी में कवर होता है, वो सारा बिजनेस को हम लोग बताएंगे स्पेसिफाइड बिजनेस। सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 5 स्पेकुलेटिव बिजनेस का डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। तो जो सारा बिजनेस स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 5 में उसमें कवर्ड हो जाता है, वो सारा बिजनेसेस को हम लोग बताएंगे स्पेकुलेटिव बिजनेस। जो सारा बिजनेसेस ना तो स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर्ड हो रहे हैं, ना तो स्पेकुलेटिव बिजनेसेस में कवर्ड हो रहे हैं, वो सारा बिजनेसेस को हम लोग बताएंगे नॉर्मल बिजनेसेस। तो नॉर्मल बिजनेसेस कैरी ऑन करने में अगर कोई पर्टिकुलर एसएससी का कोई पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में लॉस अराइज हुआ है, वो लॉस का एडजस्टमेंट पॉसिबल है। यस, इंट्रा हेड तो पहले पॉसिबल है। इंट्रा हेड का मतलब पीजीबी हेड के अंडर दूसरा कोई बिजनेस से अगर इनकम जनरेट हुआ है, मतलब प्रॉफिट जनरेट हुआ है, हो सकता है नॉर्मल बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट हुआ है, हो सकता है स्पेकुलेटिव बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट हुआ है, हो सकता है स्पेसिफाइड बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो सकता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो सकता है, स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो सकता है। तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और सेटअप ऑफ लॉसेस पॉसिबल है अंडर सेक्शन 70।
अंडर सेक्शन 70 देखिए लिखा गया है पॉसिबल अंडर द सेम हेड विथ प्रॉफिट्स फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस। तो नॉर्मल बिजनेस से जो लॉस अराइज हुआ था वो लॉसेस का इंट्रा हेड सेटअप करने के बाद भी अगर वो लॉसेस अनएब्सॉर्ब्ड रह गया है, मतलब पीजीबीपी हेड के अंडर अगर लॉसेस अनएब्सॉर्ब्ड है, जो लॉसेस नॉर्मल बिजनेस से अराइज हुआ था पीजीबी हेड के अंडर वो नॉर्मल बिजनेस का अनएब्सॉर्ब्ड लॉस को दूसरे कोई हेड के साथ सेटअप करना पॉसिबल है क्या, मतलब इंटर हेड सेटअप पॉसिबल है क्या? यस, इंटर हेड सेटअप पॉसिबल है, बट सैलरी हेड को छोड़ के बाकी हेड के साथ इंटर हेड सेटअप पॉसिबल है। सैलरी हेड के साथ क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि लॉ अगर ऐसा लॉसेस को सैलरी इनकम का अगेंस्ट में सेटअप करने का परमिशन देने में जो सारा इंडिविजुअल सैलरी इनकम अर्न कर रहे थे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो सारा इंडिविजुअल के पास एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। वो चाहे तो अपना एक नकली बिजनेस दिखा सकता है, एक्चुअल बिजनेस नहीं, नकली बिजनेस दिखा सकता है। वो चाहे तो वो दिखा देगा कि वो ग्रोसरी शॉप रन कर रहे थे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन व्हिच ही और शी वाज अर्निंग सैलरी इनकम, एंड ग्रोसरी बिजनेस में बहुत सारा खर्चा वगैरह दिखा के वो ग्रोसरी बिजनेस का लॉस पैदा कर देगा और वो लॉस को सैलरी इनकम के साथ एडजस्ट करके सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करेगा। आप बोलोगे सर ये सब लोगों को लॉ का द्वारा पनिश करना पॉसिबल नहीं क्या? यस पॉसिबल है, बट ये सारा लॉ का अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन रन करा के लॉ का नेट पे इन लोगों को लेकर आने के लिए दो मेन फैक्टर चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। नंबर 1 टाइम, दूसरा कॉस्ट। इतना सारा लोगों का अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन रन कराना, केस फाइल करना, फिर वो केस को रन कराना एक टाइम कंज्यूमिंग मैटर है एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग मैटर है। अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड से लॉस जनरेट होते, वो लॉस को तो सैलरी इनकम का अगेंस्ट में इजीली सेटअप करना पॉसिबल है। तो ऐसा नियम केवल एप्लीकेबल क्यों हो रहे नॉर्मल बिजनेस लॉस के केस में, कि नॉर्मल बिजनेस लॉस हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे सैलरी इनकम के साथ? क्योंकि देखो नॉर्मल बिजनेस से नकली लॉस पैदा करना इजीली पॉसिबल है, हाउस प्रॉपर्टी हेड से नकली लॉस ऐसे पैदा नहीं हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी हेड से ऐसा नकली लॉस पैदा करना इजीली पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल बिजनेस से इजीली पॉसिबल है। इसीलिए नॉर्मल बिजनेस का लॉस को सैलरी इनकम के साथ एडजस्ट होने में मना कर दिया। बात आपको समझ में आ रही? नेक्स्ट अब मुझे बताइए, अगर इंटर हेड सेटअप हो गया नॉर्मल बिजनेस का, मतलब नॉर्मल बिजनेस लॉस दूसरे हेड के साथ हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया एक्सेप्ट सैलरी हेड, फिर भी अगर नॉर्मल बिजनेस लॉस अनएब्सॉर्ब्ड रह गया है, तो अनएब्सॉर्ब्ड नॉर्मल बिजनेस लॉस जो पीजीपी हेड के अंडर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है क्या? यस, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 72 परमिशन दे रहे, आपको मिला पॉसिबल है अंडर सेक्शन 72 के द्वारा। सेक्शन नंबर 72 परमिशन दे रहे कि नॉर्मल बिजनेस का अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस, मतलब पहले इंट्रा हेड सेटअप हुआ फिर भी अनएब्सॉर्ब्ड रह गया था, इंटर हेड सेटअप हुआ फिर भी अनएब्सॉर्ब्ड रह गया है, देन वो अनएब्सॉर्ब्ड नॉर्मल बिजनेस लॉस जो पीजीपी हेड के अंडर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो अनएब्सॉर्ब्ड नॉर्मल बिजनेस लॉस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अंडर सेक्शन 72 परमिशन दे रहे एंड कैरी फॉरवर्ड करना पॉसिबल है अप टू 8 इयर्स। बात आपको समझ में आ गया? तो जो अनएब्सॉर्ब्ड नॉर्मल बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में वो बन जाएगा ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड नॉर्मल बिजनेस लॉस। तो जो ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड नॉर्मल बिजनेस लॉस है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में वो कौन सा हेड के साथ एडजस्ट हो पाएगा? वो केवल पीजीपी हेड के साथ एडजस्ट हो पाएगा। इसके पहले भी मैंने बताया था कि अगर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है कोई भी हेड का, तो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस जो भी हेड से अराइज हुआ है वो हेड के साथ ही केवल एडजस्ट हो पाएगा। ब्रॉट फॉरवर्ड है वो तो फ्रेश लॉस नहीं है, वो तो बासी लॉस है, तो बासी लॉस दूसरा कोई हेड के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा, वो केवल सेम हेड के साथ ही एडजस्ट हो पाएगा। बात समझ में आ रही? मतलब वो जो अनएब्सॉर्ब्ड नॉर्मल बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो पीजीपी हेड के अंडर नॉर्मल बिजनेस इनकम के साथ एडजस्ट हो पाएगा, पीजीपी हेड के अंदर स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से एडजस्ट हो पाएगा, पीजीपी हेड के अंडर जो स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम है उसके साथ भी एडजस्ट हो पाएगा। तो ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड नॉर्मल बिजनेस लॉस एडजस्ट हो पाएगा अगेंस्ट नॉर्मल बिजनेस इनकम, अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। वही बात लिखा गया है, देखिए पॉसिबल अंडर द सेम हेड वर्ड मिल रहा है विथ प्रॉफिट्स फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस, speculation business, specified business. So we have already discussed regarding adjustment of losses under the head house property and adjustment of losses under normal business. Now house property head के अंडर डिफरेंट सोर्सेस हो सकता है, एक सोर्स से अगर लॉस अराइज करे दूसरे सोर्स से अगर इनकम अराइज करे तो आपस में सेटअप करना पॉसिबल है। यस, सेक्शन नंबर 70 बता रहे थे इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस पॉसिबल है। अगर इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस करने के बाद भी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस रह जाता है तो वो अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस दूसरे हेड के साथ एडजस्ट हो पाएगा, बट
टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 lakhs ओनली। मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर अगर अनएब्जॉर्ब लॉसेस है, वो अनएब्जॉर्ब लॉसेस दूसरे हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है। इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस पॉसिबल है, सेक्शन नंबर 71 परमिशन दे रहे, बट 71(3) ये बता रहे केवल 2 लाख तक एडजस्टमेंट पॉसिबल है। 2 लाख से एक्सेस जो लॉसेस है वो एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होना पॉसिबल है। कैरी फॉरवर्ड हो सकता है सेक्शन नंबर 71(b) का परमिशन का हिसाब से कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड जब लॉस होगा तो ब्रॉट फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस केवल हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ ही एडजस्ट हो पाएगा। ब्रॉट फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस केवल हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ ही एडजस्ट हो पाएगा, दूसरे कोई हेड के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। बात क्लियर? अगर नॉर्मल बिजनेस से लॉस अराइज हुआ है तो नॉर्मल बिजनेस से जो लॉस अराइज हुआ है वो पीजीपी हेड के अंडर जो दूसरा कोई प्रॉफिट है, मतलब नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता है स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता है, स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट उसके साथ एडजस्ट हो पाएगा। मतलब पीजीपी हेड के अंडर नॉर्मल बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो पाएगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो पाएगा, स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो पाएगा। उसके बाद भी अगर नॉर्मल बिजनेस से अनएब्जॉर्ब लॉसेस रह जाता है अंडर दैट पीजीपी, वो अनएब्जॉर्ब नॉर्मल बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीपी जो है वो अनएब्जॉर्ब नॉर्मल बिजनेस लॉस एडजस्ट हो पाएगा दूसरा हेड के साथ। मतलब इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस भी पॉसिबल है, जैसे इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस पॉसिबल था, इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस भी पॉसिबल है। नाउ इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस हो रहे थे सेक्शन नंबर 70 का हिसाब से, एंड इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस होगा सेक्शन नंबर 71 का हिसाब से, बट सैलरी इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा नॉर्मल बिजनेस का अनएब्जॉर्ब लॉसेस। बस समझ में आ रहा है? तो पीजीपी हेड के अंडर अगर अनएब्जॉर्ब नॉर्मल बिजनेस का लॉस है वो सैलरी हेड को छोड़ के बाकी कोई भी हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है। उसके बाद भी अगर इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस हो जाने के बाद भी अगर अनएब्जॉर्ब लॉसेस रह जाते हैं अंडर द हेड पीजीबीपी, तो अनएब्जॉर्ब नॉर्मल बिजनेस का जो लॉसेस है अंडर दैट पीजीपी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक हो सकता है, सेक्शन नंबर 72 का हिसाब से कैरी फॉरवर्ड होगा। एंड वो जो ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब नॉर्मल बिजनेस का लॉस है वो केवल पीजीपी हेड के अंडर नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो पाएगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो पाएगा, स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो पाएगा। मतलब पीजीपी हेड के अंडर जो प्रॉफिट है उसके साथ ही एडजस्ट हो पाएगा, दूसरे कोई हेड के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी के केस में भी बताया था कि ब्रॉट फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस केवल हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ ही एडजस्ट हो पाएगा। ऐसे ही ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड नॉर्मल बिजनेस लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी एडजस्ट हो पाएगा केवल पीजीबीपी प्रॉफिट के साथ, चाहे वो पीजीबीपी प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस से अराइज किया है, चाहे वो पीजीबीपी प्रॉफिट स्पेकुलेटिव बिजनेस से अराइज किया है, चाहे वो पीजीबीपी प्रॉफिट स्पेसिफाइड बिजनेस से अराइज किया है। बात आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैसे एडजस्ट किया जाएगा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, बट एट फर्स्ट स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन और स्पेकुलेटिव बिजनेस होता क्या है एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का ओवरव्यू आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 5 से। सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 5 पीजीबीपी चैप्टर के अंडर एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है। आप लोग एक बार स्टडी मटेरियल 2 को ओपन कीजिए एंड सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 5 को आइडेंटिफाई कीजिए। आ जाइए स्टडी मटेरियल 2 में आ जाइए। स्टडी मटेरियल 2 से आप सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 5 को आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए, दिस इज सेक्शन नंबर 43, दिस इज क्लॉज नंबर 1 जो एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 1 के अंडर डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस है। एक्सप्लेनेशंस एंड होने के बाद सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 2 स्टार्ट होगा, देन 3, देन 4 एंड नेक्स्ट 5। देखिए, सेक्शन 43 क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 4 एंड नेक्स्ट सेक्शन 43 क्लॉज नंबर 5। सेक्शन 43 क्लॉज नंबर 5 बता रहे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन होता क्या है। लिखा गया स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मींस a transaction in which a contract for the purchase or sale of any commodity including stocks and shares is periodically or ultimately settled otherwise than by the actual delivery or transfer of the commodity or scrip। मतलब कॉमोडिटी का ट्रांजैक्शन, कॉमोडिटी में शेयर्स और स्टॉक्स भी आ सकता है। कॉमोडिटी का स्कोप जो है बहुत बड़ा है, उसमें शेयर्स और स्टॉक्स भी आ सकता है, स्पेसिफिकली लिख दिया गया है। तो कॉमोडिटी का ट्रांजैक्शन, ए ट्रांजैक्शन इन विच कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ एनी कॉमोडिटी। तो परचेज और सेल ऑफ एनी कॉमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजैक्शन था, वो ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया, मतलब ट्रांजैक्शन एंड हो गया है। मतलब जितना भी पार्टीज था वो सारा पार्टीज ने अपना अपना ऑब्लिगेशन जो था वो फुलफिल किया, साथ साथ उनको अपना राइट भी मिल गया, ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया है, बट विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द कॉमोडिटी। एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का एक्चुअल डिलीवरी बिना
एक्चुअल ट्रांसफर भी नहीं, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया है, हर एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया एंड अपना राइट भी उनको मिल गया, तो ट्रांजैक्शन सेटल हो गया। बट ट्रांजैक्शन सेटल हो गया विदाउट एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी, ये कैसे हो सकता है? शेयर मार्केट में इंट्रा डे ट्रांजैक्शन जो होता है वो एक प्रैक्टिकल उदाहरण है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का। इंट्रा डे ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ट्रांजैक्शन सेम डे में सेटल्ड हो जाता है विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ दी शेयर्स और स्टॉक्स। शेयर्स और स्टॉक्स का एक्चुअल डिलीवरी बिना अगर सेम डे में ट्रांजैक्शन सेटल हो जाता है तो ऐसा टाइप का ट्रांजैक्शन को स्टॉक मार्केट का भाषा में बोला जाता है इंट्रा डे ट्रांजैक्शन। इंट्रा डे ट्रांजैक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है वो अंडरस्टैंड करने के पहले एक बार हम लोग नॉर्मल ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट में कैसे एग्जीक्यूट होता है वो अंडरस्टैंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को इंट्रा डे भी समझ में आएगा। नाउ नॉर्मल ट्रांजैक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है? जो भी ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट में एग्जीक्यूट होता है वो तो ऑब्वियसली शेयर परचेज और खरीदने का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन एग्जीक्यूट होता है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होता है। अच्छा, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली आप शेयर खरीद और बेच पाओगे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली आप शेयर खरीद और बेच नहीं पाओगे। बीच में एक ब्रोकर रहते हैं, ब्रोकर का प्लेटफॉर्म को यूज करके शेयर खरीदना और बेचना पॉसिबल है। ब्रोकर ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म को यूज करके शेयर खरीदना और बेचना पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए ब्रोकर ऑर्गेनाइजेशन को आपको कमीशन भी पे करना पड़ता है, ब्रोकरेज भी पे करना पड़ता है। मानो कि जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी है, मानो कि एनएससी से आपने एनएससी से एक पर्टिकुलर डे में मार्केट ओपन होने में 100 रुपीज का एक शेयर खरीद दिया। अच्छा, शेयर खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जैसे बैंक अकाउंट है ऐसा डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए। डीमैट अकाउंट में शेयर का डिलीवरी होगा, डीमैट अकाउंट में शेयर का डिलीवरी होगा एंड पैसा जो डेबिट और क्रेडिट होता है वो तो बैंक अकाउंट में होगा। बात क्लियर? नाउ 100 रुपीज का शेयर आपने बाई किया, इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट से 100 रुपीज डेबिट किया जाएगा, बैंक अकाउंट से 100 रुपीज डेबिट किया जाएगा एंड 100 रुपए का आपने एक शेयर खरीदा तो वो एक शेयर का डिलीवरी आपको दिया जाएगा आपका डीमैट अकाउंट में। बस समझ में आ रहा है? अच्छा, वो जो 100 रुपीज एक शेयर का प्राइस था वो 100 रुपीज तो आपका बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया शेयर का कॉस्ट का हिसाब से, साथ साथ कुछ इंसिडेंटल चार्जेस भी डेबिट होगा आपका बैंक अकाउंट से। जैसा आपने जो ब्रोकिंग ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म को यूज करके एनएससी से शेयर खरीदा था, वो ब्रोकिंग ऑर्गेनाइजेशन को ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, तो ब्रोकरेज आपका बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, सेबी टर्नओवर चार्जेस डेबिट हो जाएगा, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कॉस्ट डेबिट हो जाएगा, जीएसटी डेबिट हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स डेबिट हो जाएगा। ये सारा इंसिडेंटल चार्जेस बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, ये सब डेबिट होते रहेगा। बस समझ में आया? तो 100 रुपीज शेयर का कॉस्ट है इसीलिए डेबिट हो जाएगा, बाकी इंसिडेंटल चार्जेस वगैरह डेबिट होगा। आपने जो एक शेयर एनएससी से खरीद लिया वो ट्रांजैक्शन था नॉर्मल ट्रांजैक्शन। नॉर्मल ट्रांजैक्शन के केस में सेटलमेंट होता है T+2 डेज में। जो साइकिल होता है वो T+2 डेज का साइकिल होता है, मतलब T मतलब ट्रेडिंग डेज प्लस 2 डेज, तो T+2 डेज में ट्रांजैक्शन सेटल्ड होगा। सेटल्ड होने में आपको डिलीवरी मिलेगा, मतलब जिस दिन आपने खरीदा उसी दिन आपको शेयर का डिलीवरी नहीं मिलता है। नॉर्मल ट्रांजैक्शन के केस में T+2 डेज में सेटल्ड होता है तभी जाकर डिलीवरी मिलता है। बात क्लियर हो गया? तो T+2 डेज में जैसे आपको डिलीवरी मिल जाएगा आप शेयर का भाव ऑब्जर्व करते रहोगे, जो भाव में बेचना चाहते हो वो भाव जैसे ही वो टच करेगा वो भाव में बेच दोगे। हो सकता है 105 में बेचोगे, हो सकता है 110 में बेचोगे, हो सकता है 200 में बेचोगे, तो वेट करते रहो। हो सकता है शेयर का प्राइस गिर जाएगा तो वेट करते रहो, फिर आपको पैसा का जरूरत पड़ जाएगा तो प्राइस गिर गया फिर भी आपको बेचना पड़ेगा, लॉस होगा। बस समझ में आ रहा है? डीमैट अकाउंट में आपका शेयर का जो कॉस्ट दिखाएगा वो कॉस्ट 100 नहीं दिखाएगा, 100 से थोड़ा ज्यादा दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज तो शेयर का प्राइस था, 100 रुपीज में आपने परचेज ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किया था, बट साथ साथ आपने बहुत सारा इंसिडेंटल चार्जेस पे किया, वो इंसिडेंटल चार्जेस भी शेयर का कॉस्ट का पार्ट बनेगा, इसीलिए 100 से थोड़ा ज्यादा दिखाएगा शेयर का कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? तो आप जैसे बेचोगे, जो प्राइस में बेचोगे उसका हिसाब से आपका लॉस और प्रॉफिट जनरेट होगा। बट इन केस ऑफ इंट्रा डे ट्रांजैक्शन सेम शेयर को सेम प्राइस में अगर आप बाई करते, जैसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन के केस में आप एक शेयर को एनएससी से 100 रुपीज में बाई किया था, अगर सेम शेयर को आपने इंट्रा डे ट्रांजैक्शन के लिए एनएससी से 100 रुपीज में बाई करते तो आपका बैंक अकाउंट से 100 रुपीज डेबिट नहीं किया जाता, आपका बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट ब्लॉक किया जाता जितना अमाउंट का लॉस पॉसिबल है। 100 रुपीज आपका बैंक अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाता, उतना अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में ब्लॉक किया जाता जितना अमाउंट का लॉस पॉसिबल हो सकता है। एक उदाहरण देने में मैटर में आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिलेगा। मानो कि 100 रुपीज का दिस पर्टिकुलर शेयर एनएससी से इंट्राडे ट्रांजैक्शन में बाई करने के बाद आपने सेल ट्रांजैक्शन के लिए अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लगा दिया। सेम डे सेटलमेंट होगा, बाई और सेल सेम डे में होगा, तो सेल भी सेम डे में करना पड़ेगा, इसीलिए आपने सेल ट्रांजैक्शन का अपर एंड लोअर लिमिट लगा दिया। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास टाइम नहीं है मार्केट ऑब्जर्व करने का, तो आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिया। आपके पास अगर टाइम है तो आप
देखते रहो, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाने का जरूरत नहीं है। मानो कि आपके पास टाइम नहीं है इसलिए आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिया। अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है? देखो, मानो कि आपने एक्सचेंज को बता दिया शेयर का प्राइस जैसे ही 104 टच करेगा सेल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब 100 रुपीज में आपने बाय किया, जैसे 104 होगा सेल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको 4 रुपए का जो डिफरेंस है वही आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। ये था अपर लिमिट। फिर आपने लोअर लिमिट भी लगा दिया। आपने बता दिया अगर शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तो जैसे ही 97 टच करेगा, 97 टच करने में सेल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 97 टच करने में अगर सेल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपको 3 रुपए का लॉस होगा। तो एक्सचेंज को पता चल गया कि मैक्सिमम 3 रुपया लॉस पॉसिबल है। तो एक्सचेंज 3 रुपया आपका बैंक अकाउंट से ब्लॉक कर लेगा। एक्सचेंज 3 रुपया आपका बैंक अकाउंट से ब्लॉक कर लेगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिया। तो अगर अपर लिमिट टच करने में सेल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा, आपको 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर लोअर लिमिट टच करने में सेल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपको 3 रुपए का लॉस होगा। 4 रुपए का प्रॉफिट होने में केवल 4 रुपए आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और 3 रुपए का लॉस होने में आपका बैंक अकाउंट में 3 रुपया ब्लॉक किया गया था और 3 रुपया बैंक अकाउंट से विथड्रॉ किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जो अमाउंट को ब्लॉक किया गया था वो अमाउंट को विथड्रॉ किया जाएगा। तो प्रॉफिट होने में प्रॉफिट आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और लॉस होने में जितना अमाउंट ब्लॉक किया गया था वो अमाउंट को आपका बैंक अकाउंट से विथड्रॉ किया जाएगा। बात आपको समझ में आ रहा है? मानो कि पूरा दिन में शेयर मार्केट ऊपर नीचे किया बट कभी भी ना तो अपर लिमिट टच किया ना तो लोअर लिमिट टच किया, तो क्या होगा? तो मार्केट क्लोज होने के टाइम में वो पर्टिकुलर शेयर का जो प्राइस चल रहा था वो प्राइस में एग्जीक्यूट हो जाएगा सेल ट्रांजेक्शन। मानो कि प्राइस चल रहा था 103 में, तो 103 में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। वो 3 रुपए का प्रॉफिट आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अगर मान लो मार्केट क्लोज होने के टाइम में वो पर्टिकुलर शेयर का प्राइस चल रहा था 98, मतलब 2 रुपया लॉस होगा। तो 3 रुपया ब्लॉक किया गया था आपका बैंक अकाउंट में। 3 रुपया में से केवल 2 रुपया को विथड्रॉ किया जाएगा और 1 रुपया जो ब्लॉक किया गया था वो ब्लॉक को अनब्लॉक किया जाएगा। बात आपको समझ में आ गया? अगर मान लो आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं लगाया, तो अगर आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं लगाया तो पूरा दिन वो ऑब्जर्व करते रहो। बट एक्सचेंज कैसे आपका अमाउंट को ब्लॉक करेगा? एक्सचेंज देखेगा कितना लॉस पॉसिबल है, रियल टाइम बेसिस पे देखेगा कि कितना लॉस पॉसिबल है। आपने जो 100 रुपीज का शेयर खरीदा उस शेयर में मैक्सिमम कितना लॉस पॉसिबल है, रियल टाइम बेसिस पे वो काउंट करेगा और उसका हिसाब से आपका बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए मुझे, 104 टच करने में भी आपका ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गया था अपर लिमिट लगाने में एंड 97 टच करने में भी आपका ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गया था लोअर लिमिट लगाने में। तो उसका हिसाब से अमाउंट को ब्लॉक किया गया था। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपको ना तो पूरा पैसा पे करना पड़ा ना तो आपको शेयर का डिलीवरी मिला। केवल डिफरेंस अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है प्रॉफिट होने में और लॉस होने में वो डिफरेंस अमाउंट आपका बैंक अकाउंट से विथड्रॉ हो रहा है। बात आपको समझ में आ रहा है? ऐसा टाइप का ट्रांजैक्शन होता है इंट्राडे ट्रांजैक्शन। इंट्राडे ट्रांजैक्शन में ना तो पूरा पैसा पे करना पड़ता है ना तो शेयर का एक्चुअल डिलीवरी मिलता है। ऐसा टाइप का इंट्राडे ट्रांजैक्शन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का एक उदाहरण है। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो जो पर्टिकुलर शेयर को लेकर बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर शेयर का इंट्राडे ट्रांजैक्शन में आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट इंपोज नहीं किया। अपर लिमिट लोअर लिमिट का सिग्निफिकेंस क्या होता है? जैसे आप कोई एक पर्टिकुलर शेयर का इंट्राडे ट्रांजैक्शन में कोई एक पर्टिकुलर शेयर का एक पर्टिकुलर प्राइस को लोअर लिमिट बोलकर इंडिकेट करते हो तो एक्सचेंज के पास इंफॉर्मेशन चला जाता है कि दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टर दिस पर्टिकुलर शेयर के लिए कितना लॉस सफर करने के लिए रेडी है। जैसा 100 रुपीज में आपने इंट्राडे ट्रांजैक्शन में एनएससी से एक पर्टिकुलर शेयर बाय किया था, फिर आपने 97 लोअर लिमिट लगा दिया। इसका मतलब होता है कि दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टर दिस पर्टिकुलर शेयर के लिए 3 रुपया तक लॉस सफर करने के लिए रेडी है। तो एक्सचेंज वो 3 रुपया ब्लॉक करते हैं आपका बैंक अकाउंट में। बात आपको समझ में आ रहा है? अपर लिमिट का मतलब होता है कितना मैक्सिमम प्रॉफिट आप एंजॉय करना चाहते हो। जैसे 100 रुपीज का एक पर्टिकुलर शेयर एनएससी से इंट्राडे ट्रांजैक्शन में आपने बाय किया, आपने 104 अपर लिमिट लगा दिया था। इसका मतलब आप 4 रुपया का मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय करना चाहते हो। बट अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं लगाते हो तो एक्सचेंज के पास इंफॉर्मेशन कैसे चलेगा कि आप कितना लॉस सफर करने के लिए रेडी है। बट अगर आपने दिस पर्टिकुलर शेयर के लिए ना तो अपर लिमिट लोअर लिमिट इंपोज किया इंट्राडे ट्रांजैक्शन में ना तो रियल टाइम बेसिस पर डिसीजन ले पाया, तो क्या होगा? मार्केट क्लोज होने के टाइम में दिस पर्टिकुलर शेयर जो प्राइस पे ट्रेड हो रहे थे वो पर्टिकुलर प्राइस पे ही सेल ट्रांजैक्शन एक्सचेंज खुद एग्जीक्यूट कर लेगा एंड उसके ऊपर बेस करके आपका बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा और नहीं तो बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट किया जाएगा। बात आपको समझ में आ रहा है? अगर प्रॉफिट हो रहे तो प्रॉफिट होने में जो डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट का मतलब सेल प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर
माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। कॉस्ट प्राइस बता रहे, परचेज प्राइस नहीं बता रहे। परचेज ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ था जो प्राइस पे, वो प्राइस के साथ इंसिडेंटल चार्जेस वगैरह भी तो ऐड किया जाएगा, तो इसीलिए बताया जा रहा है कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर, जो डिफरेंस अमाउंट होगा ऑब्वियसली वो डिफरेंस अमाउंट में से सेल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने में जो इंसिडेंटल चार्जेस वगैरह पे किया गया है वो भी लेस किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। तो जो बैलेंस्ड अमाउंट रहेगा वो बैलेंस्ड अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। बट अगर लॉस अराइज किया है तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो डिफरेंस अमाउंट को आपका बैंक अकाउंट में रियल टाइम बेसिस पे जो अमाउंट को ब्लॉक किया गया था वो ब्लॉक्ड अमाउंट में से डेबिट किया जाएगा। अगर वो डिफरेंस अमाउंट लेस देन ब्लॉक्ड अमाउंट है तो बाकी रिमेनिंग ब्लॉक्ड अमाउंट को अनब्लॉक्ड किया जाएगा। बात आपको समझ में आ गया। नाउ द मेन फैक्टर इज, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर शेयर का इंट्राडे ट्रांजैक्शन में आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट इंपोज किया था, तो अपर लिमिट बोलो लोअर लिमिट बोलो, कोई एक पर्टिकुलर लिमिट टच करने में सेल ट्रांजैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर एग्जीक्यूट हो गया था। हो सकता है आपको प्रॉफिट हुआ था, हो सकता है आपको लॉस अराइज किया था, हो सकता है कि आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट इंपोज तो किया था बट पूरा दिन में वो पर्टिकुलर शेयर ना तो अपर लिमिट टच किया ना तो लोअर लिमिट टच किया। तो क्या हुआ था, वो पर्टिकुलर शेयर मार्केट क्लोज होने के टाइम में जो प्राइस पे ट्रेड हो रहे थे वो पर्टिकुलर प्राइस पे ही आपका सेल ट्रांजैक्शन एक्सचेंज खुद एग्जीक्यूट कर लिया था। हो सकता है आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट इंपोज नहीं किया था, रियल टाइम बेसिस पर डिसीजन लिया था एंड आपको प्रॉफिट हुआ था, हो सकता है आपको लॉस हुआ था। हो सकता है आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट इंपोज नहीं किया था, रियल टाइम बेसिस पे भी डिसीजन नहीं ले पाया था। तो मार्केट क्लोज होने के टाइम में वो पर्टिकुलर शेयर जो प्राइस पर ट्रेड हो रही थी वो प्राइस पे सेल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया था एंड आपको हो सकता है प्रॉफिट हुआ था, हो सकता है लॉस हुआ था। जो भी सिचुएशन आपने ऑप्ट किया था इंट्राडे ट्रांजैक्शन में, कॉमन मैटर इज ना तो आपने बाई करने के टाइम में पूरा शेयर का प्राइस पे किया था, ना तो आपने शेयर का डिलीवरी लिया था। केवल डिफरेंस अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में डेबिट किया गया प्रॉफिट होने में, और नहीं तो क्रेडिट किया गया लॉस होने में। बात क्लियर। कभी भी आपको शेयर का डिलीवरी नहीं मिला, ना तो कभी भी आपने शेयर का पूरा प्राइस पे किया। तो इंट्राडे ट्रांजैक्शन होता है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का एक उदाहरण। बात आपको समझ में आ गया। अगर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कैरी ऑन करने में स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस अराइज होता है अंडर दैट पीजीबीपी, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को कैसे एडजस्ट किया जाएगा वो डिस्कशन अभी स्टार्ट करेंगे। आप लोग सेटअप कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप वाला मटेरियल में आ जाइए। देखिए, अगर स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस अराइज होता है तो सबसे पहले हम लोग इंट्रा हिट सेटअप करने का कोशिश करेंगे। इंट्रा हिट सेटअप जो होता है मतलब इंटर सोर्सेस सेटअप जो होता है अंडर सेक्शन 70, वो सेक्शन नंबर 70 इंट्रा हिट सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में रेस्ट्रिक्शन डाला एंड बताया अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का पीजीबीपी हिट के अंडर स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस अराइज होता है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस सेम प्रीवियस ईयर में सेम एसएससी का बुक्स में केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट हो पाएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कभी भी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। मतलब हो सकता है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस अराइज हुआ है एंड वो पर्टिकुलर एसएससी का वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में नॉर्मल बिजनेस से प्रॉफिट है, स्पेसिफाइड बिजनेस से प्रॉफिट है, फिर भी वो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस वो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट से एंड स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, वो अनएब्जॉर्ब्ड रह जाएगा। बात समझ में आया। बट ऐसा नियम के पीछे कारण क्या है? ऐसा नियम के पीछे कारण है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस मेहनत वाला लॉस नहीं है। देखो, मेहनत किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने का पर्पस में, बट जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट अर्न होगा ही होगा। कभी कभी मेहनत करने के बाद भी लॉस अराइज करते हैं तो वो होता है मेहनत का लॉस। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन होता है लक वाला ट्रांजैक्शन। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कभी भी मेहनत वाला लॉस नहीं कंसिडर किया जाता है। इसीलिए दूसरे बिजनेस एक्टिविटी जो बेसिकली दूसरे बिजनेस एक्टिविटी मेहनत से कैरी ऑन किया जाता है, तो बिजनेस एक्टिविटी से अगर प्रॉफिट अर्न हुआ है वो प्रॉफिट को कभी भी स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को दूसरा कोई बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। बात आपको समझ में आ गया विद लॉजिक। तो इंटर सोर्सेस सेटअप के केस में स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस सेम प्रीवियस ईयर में सेम एसएससी का बुक्स में केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट से एडजस्ट हो पाएगा। अच्छा, तो पीजीबीपी हिट के अंडर ही इसका एडजस्टमेंट में रेस्ट्रिक्शन है। तो अगर ऐसा लॉस अनएब्जॉर्ब्ड रह गया अंडर दैट पीजीबीपी, वो दूसरा कोई हिट के साथ एडजस्ट हो पाएगा क्या? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेम हिट में ही उसका रेस्ट्रिक्शन था।
बात आपको समझ में आ रहा है? पीजीबीपी हिट के अंडर ही रेस्ट्रिक्शन था कि स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो पाएगा, दूसरे कोई बिजनेस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा सेम प्रीवियस ईयर में। बात आपको समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अगर पीजीबीपी हिट के अंडर स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस अराइज हुआ है और वो अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है, तो अनएब्जॉर्ब्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस पीजीबीपी हिट के अंडर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कभी भी दूसरे हिट के साथ सेम प्रीवियस ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ऑब्वियसली वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड कितना दिन तक हो सकता है? कैरी फॉरवर्ड 4 साल तक हो सकता है। आपको मिला कैरी फॉरवर्ड के लिए सेक्शन नंबर 73। कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 4 साल तक। हमने बताया था कि जनरली 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, बट स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस के केस में ऐसा रेस्ट्रिक्शन है कि 4 साल तक ही केवल कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को। और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो जब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, वो ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट हो पाएगा। बात समझ में आ गया? तो बताइए, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में कौन सा नियम फॉलो करेगा? अब बताओगे। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट होगा। अगर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है, तो पीजीबीपी हिट के अंडर जो अनएब्जॉर्ब्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है वो दूसरा कोई हिट के साथ इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, एंड वो अनएब्जॉर्ब्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। ऐसे 4 साल तक मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में वो बन जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, जो केवल एडजस्ट हो सकता है स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट के साथ ही। बात आपको समझ में आ गया यहाँ तक? एंड नेक्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर एसएससी अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में स्पेसिफाइड बिजनेस कैरी ऑन करते हुए लॉस सफर करे, तो स्पेसिफाइड बिजनेस से जो लॉस अराइज किया था वो लॉस को कैसे एडजस्ट किया जाएगा दिस पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर। स्पेसिफाइड बिजनेस का मतलब क्या होता है? सेक्शन नंबर 35 एडी सबसेक्शन 8 क्लॉज नंबर सी, जो सारा बिजनेसेस को स्पेसिफाई किया है वो सारा बिजनेसेस को एक साथ बताया जाता है स्पेसिफाइड बिजनेसेस। बात समझ में आया? अच्छा, एक बार आप लोग सेक्शन नंबर 35 एडी सबसेक्शन 8 क्लॉज नंबर सी में आ जाइए, मतलब स्टडी मटेरियल 2 को ओपन कीजिए एंड स्टडी मटेरियल 2 का पीजीबीपी चैप्टर में आ जाइए, देन आइडेंटिफाई कीजिए सेक्शन नंबर 35 एडी को। दिस इज पीजीबीपी चैप्टर। आप लोग आ जाइए सेक्शन नंबर 35 एडी में। दिस इज सेक्शन नंबर 35 एडी। सेक्शन नंबर 35 एडी का हेडिंग क्या दिया गया है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। नाउ सेक्शन नंबर 35 एडी सबसेक्शन 8 में आ जाइए, सबसेक्शन 8 को आइडेंटिफाई कीजिए। 7C के बाद सबसेक्शन 8 स्टार्ट हो रहे हैं। सबसेक्शन 8 का क्लॉज नंबर सी में आ जाइए, क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर बी, क्लॉज नंबर बी ए, क्लॉज नंबर सी। क्लॉज नंबर सी के बता रहे हैं स्पेसिफाइड बिजनेस मींस एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस। यहाँ पे 14 बिजनेसेस का लिस्ट स्पेसिफाई किया गया है, 14 बिजनेसेस का लिस्ट स्पेसिफाई किया गया है। दिस 14 businesses are called specified businesses। पीजीबीपी चैप्टर स्टडी करने के टाइम में सेक्शन नंबर 35 एडी को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। जो स्टूडेंट सेक्शन नंबर 35 एडी अभी तक स्टडी नहीं किया है उसके लिए एक ओवरऑल आइडिया दे रहे। अगर कोई एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर स्पेसिफाइड बिजनेस कैरी ऑन कर रहे थे एंड स्पेसिफाइड बिजनेस कैरी ऑन करने के पर्पस में कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, बट कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं किया जाएगा ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये सब डिप्रेसेबल नेचर का होता नहीं। तो अगर कोई कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया गया था फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो बेसिकली स्पेसिफाइड बिजनेस कैरिंग ऑन पर्पस के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किया गया था, वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को सेक्शन नंबर 35 एडी का स्कोप से बाहर रखा गया है। तो वो टाइप का कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को छोड़ के बाकी कोई भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर अगर इनकर्ड किया गया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का अगेंस्ट में छोटा डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हर साल ना लेकर जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया गया था वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन ले लो
पीजीबीपी इनकम कैलकुलेशन में। बात समझ में आ रही है? हाँ, ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 35AD एसएससी के लिए ऑप्शनल है। एसएससी चाहे तो सेक्शन नंबर 35AD का बेनिफिट ऑप्ट कर सकता है। अगर सेक्शन नंबर 35AD का लैंग्वेज स्टडी करोगे तो लिखा गया है सेक्शन नंबर 35AD का लैंग्वेज में, इफ ही ऑप्ट्स मतलब एसएससी अगर ऑप्ट करे तो एसएससी अगर सेक्शन नंबर 35AD का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सेक्शन नंबर 35AD बता रहे एसएससी जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इनकर किया फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, 100% ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर एसएससी को डिडक्शन के रूप में अलाउ किया जाएगा। वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इनकर किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, तो 100% ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर डिडक्शन के रूप में अलाउ किया जाएगा वो प्रीवियस ईयर में कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इनकर किया गया था। बट अगर एसएससी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेते तो भी वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन के रूप में डेप्रिसिएशन के नाम पे एसएससी को अलाउ किया जाता, बट ओवर द फ्यू इयर्स, एक पर्टिकुलर ईयर में डिडक्शन के रूप में 100% ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाता, बट ओवर द इयर्स वो 100% ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर डिडक्शन के रूप में डेप्रिसिएशन के नाम पे एसएससी को अलाउ किया ही जाता। बात आपको समझ में आ रही? नाउ अगर आपको सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 2 याद है, सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 2 बताता है डेप्रिसिएशन का कारण से पीजीबीपी लॉस कभी भी अराइज नहीं कर सकता है। मतलब बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट, अगर पीजीबीपी इनकम सफिशिएंट नहीं है डेप्रिसिएशन अमाउंट डिडक्ट होने के पर्पस में, तो जितना तक डेप्रिसिएशन अमाउंट पीजीबीपी इनकम ऑब्जर्व कर सकता है उतना डेप्रिसिएशन लेस करो, बाकी डेप्रिसिएशन अनअब्जर्व्ड रह जाएगा। आपको याद है, अगर मान लो डेप्रिसिएशन अमाउंट लेस करने के पहले पीजीबीपी इनकम शो हो रहे, बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट पीजीबीपी इनकम शो हो रहे 350 lakhs एंड डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 400 lakhs, तो अगर 350 से 400 डिडक्ट कर दोगे तो 50 lakhs का लॉस अराइज कर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो 350 अगर पीजीबीपी इनकम है, आप आउट ऑफ 400 डेप्रिसिएशन अमाउंट केवल 350 लेस कर सकते हो, मतलब 50 lakhs अनअब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन अमाउंट रह जाएगा। एंड वो अनअब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होते अनलिमिटेड इयर्स तक। आपको याद है, अनलिमिटेड इयर्स तक वो डेप्रिसिएशन अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड किया जाता और ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन अमाउंट पीजीबीपी इनकम में एडजस्ट होता। बात आपको समझ में आ रही है? ऐसे अगर स्पेसिफाइड बिजनेस कैरी ऑन करने में लॉस अराइज किया, लॉस तो अराइज करेगा ही। अगर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का 100% जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एक्सपेंडिचर इनकर किया गया था वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में ही डिडक्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस अराइज करेगा। तो अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस अराइज कर रहे, वो लॉस तो अराइज कर रहे ड्यू टू डिडक्शन ऑफ 100% कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, तो वो लॉस के लिए भी सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए जो ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन के लिए हो रहा है। तो वो लॉस के लिए भी सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए जो ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन के केस में फॉलो किया जाते। बात आपको समझ में आ रहा है? नाउ अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अराइज कर रहे तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस तो ऑब्वियसली अराइज कर रहे ड्यू टू डिडक्शन ऑफ 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड। ऐसे केस में इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस को क्या करोगे? इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस मतलब अगर पीजीबीपी हेड के अंडर स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस अराइज किया और दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट अराइज किया तो एडजस्ट किया जाएगा क्या? सेक्शन नंबर 70 बता रहे स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस केवल स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट का अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो सकता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस पीजीबीपी हेड के अंडर केवल स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही, स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है। बात आपको समझ में आ गया? बट ऐसा नियम के पीछे कारण क्या है? लॉ मेकर स्पेसिफिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है स्पेसिफाइड बिजनेसेस को। स्पेसिफाइड बिजनेसेस अगर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इनकर करे तो जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इनकर किया गया था वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का पीजीबीपी इनकम कंप्यूटेशन में वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन के रूप में अलाउ किया जाता है। इसका कारण से स्पेसिफाइड बिजनेसेस में लॉस अराइज होते हैं। अगर दूसरे बिजनेस एक्टिविटी को स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ कंपेयर करके देखोगे तो दूसरे बिजनेस एक्टिविटी में भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इनकर होने में कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का होल अमाउंट डिडक्शन के रूप में डेप्रिसिएशन के नाम पे अलाउ किया जाता है पीजीबीपी इनकम कंप्यूटेशन में। बट होल अमाउंट ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर
डिडक्शन के रूप में डिप्रिसिएशन के नाम पे छोटा छोटा परसेंटेज करके ओवर द फ्यू इयर्स अलाउ किया जाता है पीजीबीपी इनकम कंप्यूटेशन में। तो अगर स्पेसिफाइड बिजनेसेस में स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी का कारण से लॉस अराइज हुआ है, अगर वो लॉस को दूसरे बिजनेस एक्टिविटी के साथ सेटअप करने का अपॉर्चुनिटी ओपन किया जाएगा, इसका मतलब वो स्पेसिफिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दूसरे बिजनेस एक्टिविटी एब्जॉर्व कर रहे हैं। लॉ मेकर तो ये नहीं चाहते थे, इसीलिए स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर लॉस अराइज हुआ है, वो लॉस को दूसरे बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करने का ऑप्शन ओपन नहीं किया गया है। बताया गया है ऐसा करना मना है। बात आपको समझ में आया? तो इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन का कारण से अगर स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है, तो अनएब्जॉर्ब्ड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस में दूसरे हेड में एडजस्टमेंट किया जाएगा क्या? दूसरे हेड के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सेम हेड में ही रेस्ट्रिक्शन था, तो दूसरे हेड के साथ कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा? अनएब्जॉर्ब्ड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस में दूसरे कोई हेड के साथ एडजस्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे केस में वो अनएब्जॉर्ब्ड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है अनलिमिटेड ईयर्स तक, जैसे डिप्रिसिएशन के केस में हो रहे थे। क्योंकि सेम नेचर का है तो ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए। तो अनएब्जॉर्ब्ड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। एंड ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी केवल स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है, दूसरा कोई प्रॉफिट के साथ इसका एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। आप लोग आ जाइए एक बार सेटअप कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप वाला चैप्टर में आ जाइए, फॉलो कीजिए। इन केस ऑफ लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर्ड अंडर सेक्शन 35 एडी। अच्छा, नंबरिंग ना गलत है। दिस इज 1, दिस वुड बी 2 एंड दिस वुड बी 3। नंबरिंग चेंज कर लीजिए। इन केस ऑफ लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर्ड अंडर सेक्शन 35 एडी, तो इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस पॉसिबल है? पॉसिबल है अंडर द सेम हेड बट ओनली विथ प्रॉफिट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस नॉट पॉसिबल। कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। अंडर सेक्शन 73A परमिशन दे रहे। कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? जैसे अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन के केस में अनलिमिटेड ईयर्स तक, ये भी अनलिमिटेड ईयर्स तक। बात समझ में आ गया? अनलिमिटेड पीरियड तक। अच्छा, अनएब्जॉर्ब्ड ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी केवल एडजस्ट हो सकता है ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में। अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन हिट के अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज किया है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस पॉसिबल है क्या? इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस पॉसिबल है क्या? अगर अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर दैट कैपिटल गेन, तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है क्या? अगर किया जा सकता है तो कितना साल किया जा सकता है? ये सारा मैटर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस जो बेसिकली गवर्नड होता है सेक्शन नंबर 70 के द्वारा, इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को कैपिटल गेन हिट के अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। फिर भी अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है, वो अनएब्जॉर्ब्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन को एडजस्ट किया जा सकता है क्या? दूसरा कोई हेड के अगेंस्ट में नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि वो कैपिटल नेचर का है। बाकी जो हेड होता है वो तो रेवेन्यू नेचर का होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है अंडर द हेड कैपिटल गेन, वो अनएब्जॉर्ब्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन को इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है दूसरा कोई हेड के अगेंस्ट में। मतलब वो अनएब्जॉर्ब्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो अनएब्जॉर्ब्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन को कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? आंसर इज मैक्सिमम 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 74 परमिशन दे रहे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने का। वो ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन एडजस्ट किया जा सकता है अंडर द सेम हेड ओनली। सेम हेड मतलब कैपिटल गेन हेड के अंडर, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो दोनों के अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है। मतलब ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट हो सकता है अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बात समझ में आ गया?
एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में अराइज करे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कैसे सेट ऑफ किया जाएगा दिस पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अंडर दैट कैपिटल गेन अराइज करे तो इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस के केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को अंडर द सेम हेड मतलब कैपिटल गेन हेड के अंडर केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में भी रेस्ट्रिक्शन डाला गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा रहा था, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्यों अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही केवल एडजस्ट किया जा रहा है? वो क्यों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट किया नहीं जा सकता है? क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंपैरिजन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेवेन्यू नेचर जैसा परफॉर्म करता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब कितना लंबा पीरियड होल्ड करने में कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसका कंपैरिजन में वो तो 3 साल वगैरह जो आप बता रहे हो वो 3 साल वगैरह तो मिनिमम है, मैक्सिमम कितना साल तक होल्ड किया जा सकता है? अनलिमिटेड। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के अगेंस्ट में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रेवेन्यू नेचर जैसा परफॉर्म करता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में रेस्ट्रिक्शन में नहीं रखा गया था, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाला गया है। बात आपको समझ में आ रहा है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में। अगर एडजस्टमेंट हुआ नहीं हुआ, अनअब्जॉर्ब्ड रह गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अंडर दैट कैपिटल गेन, तो अनअब्जॉर्ब्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को अंडर द हेड कैपिटल गेन दूसरे कोई हेड के अगेंस्ट में इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस में एडजस्ट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। आप लोग जानते हो क्योंकि वो कैपिटल नेचर का है। बस समझ में आ रहे? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर अनअब्जॉर्ब्ड रह गया अंडर दैट कैपिटल गेन, उसको दूसरा कोई हेड के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि बाकी सब जो हेड है वो रेवेन्यू नेचर का हेड है। तो अनअब्जॉर्ब्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर कैपिटल गेन हेड के अंडर एग्जिस्ट कर रहे उसको केवल कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है सेक्शन नंबर 74 का हिसाब से। मतलब अनअब्जॉर्ब्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एज वेल एज अनअब्जॉर्ब्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दोनों ही 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। एंड वो अनअब्जॉर्ब्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे वो जब ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बनेगा, वो ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अंडर द सेम हेड केवल एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब अंडर द सेम हेड का मतलब क्या है? मतलब केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को। ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल एडजस्ट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में। बात याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को लेकर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, जो सारा लॉसेस के केस में डिस्कशन चल रहा है कि वो लॉस का इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस में रेस्ट्रिक्शन डाला गया है, इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वो लॉस को दूसरे हेड का प्रॉफिट के साथ इनकम के साथ एडजस्ट नहीं किया जाएगा। बट उल्टा ट्रू नहीं है। उल्टा का मतलब दूसरे हेड में अगर लॉस है तो जो पर्टिकुलर हेड का लॉस एडजस्ट नहीं हो सकते, वो पर्टिकुलर हेड में अगर प्रॉफिट है तो दूसरे हेड का लॉस वो पर्टिकुलर हेड का प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो सकता है। मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस कैपिटल गेन हेड का इनकम के साथ गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है, बट कैपिटल गेन हेड का लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो हमने जो डिस्कस किया स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस के केस में, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस के केस में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, वो सारा केसेस में लॉस अराइज होने में वो लॉस का एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। बट दूसरे हेड में अगर लॉस अराइज हुआ है और स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो दूसरे हेड का लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम के साथ, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है। बात याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट आई विल डिस्कस विथ यू
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का कोई एक पर्टिकुलर पीवीएस ईयर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंडर लॉस अराइज करे तो लॉस को कैसे एडजस्ट किया जाएगा इन केस ऑफ इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस एज वेल एज इन केस ऑफ इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंडर जितना भी सारा सोर्सेस एग्जिस्ट कर सकता है वो सारा सोर्सेस को एट फर्स्ट हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एट फर्स्ट हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आएगा कैजुअल नेचर एक्टिविटीज वगैरह, साथ साथ ब्लैक मनी वगैरह। कैजुअल नेचर एक्टिविटीज मतलब आप लोग जानते हो ऐसा कुछ एक्टिविटीज होता है जो सारा एक्टिविटीज से इनकम जनरेट होने में वो इनकम सेक्शन नंबर 56(2)(1)(b के थ्रू अदर सोर्सेस सेट के अंडर चार्जेबल हो जाता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन कौन सा ऐसा एक्टिविटीज होता है आप लोग जानते हो? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग इटीसी, वो सारा कैजुअल नेचर एक्टिविटीज होता है। कैजुअल नेचर एक्टिविटीज से इनकम जनरेट होने में वो सेक्शन नंबर 56(2)(1)(b के थ्रू अदर सोर्सेस सेट के अंडर चार्जेबल हो जाता है। ब्लैक मनी वगैरह मतलब जो सारा अनएक्सप्लेन इनकम, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट वगैरह सेक्शन नंबर 68, सेक्शन नंबर 69A, 69B, 69C, 69D का स्कोप में आता है वो सबको एक साथ हम लोग बोलते हैं ब्लैक मनी। तो कैजुअल नेचर एक्टिविटीज वगैरह, ब्लैक मनी वगैरह वो सब फर्स्ट पार्ट में आएगा। अदर सोर्सेस हेड को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ये आएगा। सेकंड पार्ट में आएगा एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस एंड थर्ड पार्ट में रिमेनिंग सोर्सेस रह जाएगा। मतलब फर्स्ट दोनों सोर्सेस को एक्सक्लूड करके जितना भी सोर्सेस एग्जिस्ट कर सकता है वो सारा सोर्सेस रह जाएगा थर्ड पार्ट में। बात आपको समझ में आ गया? नाउ फर्स्ट जो पार्ट था मतलब कैजुअल नेचर एक्टिविटी, ब्लैक मनी, वो सबसे कभी भी लॉस अराइज कर ही नहीं सकता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ना तो वो सारा एक्टिविटी से अराइज होने वाला इनकम का अगेंस्ट में कोई भी लॉस का सेटअप अलाउड है, चाहे आप इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस का बात करो चाहे आप इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस का बात करो, कोई भी टाइप का लॉस का सेटअप अलाउड नहीं है अगेंस्ट वो सारा इनकम कैजुअल नेचर एक्टिविटी से जो इनकम आता है ब्लैक मनी वगैरह, वो सारा इनकम का अगेंस्ट में कोई भी लॉस का सेटअप अलाउड नहीं है। तो इसीलिए अदर सोर्सेस हेड के अंडर वो तीन पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट को आप एक्सक्लूड कर दो। ना तो वो पार्ट से लॉस अराइज कर सकता है ना तो दूसरा कोई लॉस का सेटअप अलाउड है। और रिमेनिंग पार्ट को, रिमेनिंग जो दो पार्ट्स है वो दो पार्ट्स को लेकर हम लोग डिस्कशन कैरी ऑन करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो नाउ ये डिस्कशन कैरी ऑन करने के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंडर जितना भी सोर्सेस एग्जिस्ट कर सकता है वो सबको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। एक पार्ट करेंगे एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, दूसरा पार्ट करेंगे अदर्स। अगर लॉस अराइज हुआ है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, कंफ्यूज मत होइए। एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस को आप कंफ्यूज मत कीजिए कैजुअल नेचर वाला एक्टिविटी के साथ। कैजुअल नेचर वाला एक्टिविटी कंप्लीटली अलग चीज होता है। कैजुअल नेचर वाला एक्टिविटी का मतलब होता है घोड़ दौड़ में पैसा लगाना, लॉटरी में पैसा लगाना, गैम्बलिंग करना, ये सब होता है कैजुअल नेचर वाला एक्टिविटी। घोड़ दौड़ में पैसा लगाना एंड एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस सेम नहीं है। घोड़ दौड़ में पैसा लगाने का मतलब होता है आपने रेस में जाते हो, डिफरेंट घोड़ा दौड़ते हैं, आप एक घोड़ा में बेट लगाते हो, वो जीत जाता है तो आपको पैसा मिलता है। बट एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस का मतलब होता है कि आप घोड़ा का मालिक हो, आप घोड़ा को ओन करते हो, मेंटेन करते हो, आपका घोड़ा रेस में पार्टिसिपेट करता है। आप जैसा और लोगों का घोड़ा भी रेस में पार्टिसिपेट करता है एंड रेस में लोग आते हैं और कोई एक घोड़ा में बेट लगाते हैं, वो घोड़ा जीत जाता है तो उनको पैसा मिलता है। फिर उनको जैसा पैसा मिलता है, जिन्होंने रेस में बेट लगाया था उनको जैसा पैसा मिलता है, ऐसा जो मालिक का घोड़ा दौड़ रहे थे और जो घोड़ा बेट में जीत गया वो घोड़ा का मालिक को भी एक स्टेक मनी मिलता है। वो जो स्टेक मनी मिलता है, वो स्टेक मनी से जो इनकम होता है वो होता है इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। बट अगर घोड़ा को मेंटेन करने का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, तो अगर खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो लॉस अराइज करेगा। तो लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस कभी भी कैजुअल नेचर एक्टिविटी नहीं है। बात आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर रहेगा? नाउ जो लॉस अराइज हुआ है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस से, वो लॉस को केवल एडजस्ट किया जा सकता है अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस से ही। बात याद रहेगा?
तो इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस में ही रेस्ट्रिक्शन डाला गया है। इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस हो जाने के बाद भी अगर अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो अनएब्जॉर्ब्ड लॉस को दूसरे हेड का अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिसका इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस में रेस्ट्रिक्शन है उसका कैसे इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस पॉसिबल होगा? तो अगर अनएब्जॉर्ब्ड लॉस जो अराइज हुआ है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से अदर सोर्सेज के हेड के अंडर अगर एग्जिस्ट कर रहे, वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड होगा अंडर सेक्शन 74A का हिसाब से, एंड कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है मैक्सिमम 4 साल तक। जैसे स्पेकुलेशन लॉस के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज अगर अनएब्जॉर्ब्ड है अंडर द हेड अदर सोर्सेज, उसको भी मैक्सिमम 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो दो केसेस में 4 साल तक याद रखना पड़ेगा। एंड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस के केस में अनलिमिटेड ईयर्स तक। बाकी जो लॉसेस वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया है वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। नाउ जो लॉस अराइज हुआ था फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से, वो अगर अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है अंडर द हेड अदर सोर्सेज, वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 74A का हिसाब से कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 4 साल तक मैक्सिमम। एंड वो ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज जो है वो केवल एडजस्ट हो सकता है अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। बात याद रहेगा। तो एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज को छोड़ के बाकी कोई भी सोर्सेज से अगर लॉस अराइज किया है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बाकी कोई भी सोर्सेज मतलब मान लो इंटरेस्ट को पकड़ लो। मानो कि आपने एक बार मार्केट से पैसा उधार लिया 7% रेट पे, बाद में वही पैसा आपने इन्वेस्ट किया एंड इन्वेस्ट करके आपको 5% रिटर्न मिल रहे। तो आपने जब अमाउंट बोरो किया था 7% रेट पे बोरो किया था, बट बाद में आप जब इन्वेस्ट किया 5% रेट पे रिटर्न मिल रहे, मतलब आपने जो इंटरेस्ट कमा रहे हो दैट इज -2%। तो वो तो अदर सोर्सेज हेड के अंडर लॉसेस माना जाएगा। तो अदर सोर्सेज हेड के अंडर एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज को छोड़ के बाकी कोई भी सोर्सेज अगर लॉस अराइज करे, वो लॉस का इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है। कोई भी सोर्सेज के साथ उसका एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। मतलब अगर एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से प्रॉफिट है उसके साथ भी आप एडजस्ट कर सकते हो। बात क्लियर है? तो अगर एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज को छोड़ के बाकी कोई भी सोर्सेज से अदर सोर्सेज हेड के अंडर लॉस अराइज हुआ है, वो लॉस को अदर सोर्सेज हेड के अंडर दूसरे कोई भी इनकम के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। फिर भी अगर वो लॉसेस अनएब्जॉर्ब्ड है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो लॉस को आप दूसरे हेड के साथ इंटर हेड एडजस्टमेंट में सेटअप कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? फिर भी अगर वो लॉस अनएब्जॉर्ब्ड है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है क्या? उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी सेक्शन में उसका कैरी फॉरवर्ड करने का परमिशन नहीं है। ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जिसमें उसका कैरी फॉरवर्ड के बारे में परमिशन डाला गया है, इसलिए उसका कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल नहीं है। तो एक लॉस आपको मिल गया जिसका कैरी फॉरवर्ड होना पॉसिबल नहीं है, वो है अदर सोर्सेज हेड के अंडर एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज को छोड़ के बाकी कोई भी सोर्स से अगर लॉस अराइज करे, वो लॉस अगर अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है अंडर द हेड अदर सोर्सेज, तो अदर सोर्सेज हेड का वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। वो अगर अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है तो बेकार हो जाएगा, उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट आप लोग एक बार चार्ट में आ जाइए। चार्ट को हम लोग डिटेल में फॉलो करेंगे। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस से हम लोग डिटेल में फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस में देखिए, पीजीबीपी हेड के अंडर अगर स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस अराइज करे, आप लोग जानते हो इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस का एडजस्टमेंट में रेस्ट्रिक्शन डाला गया था। मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी हेड के अंडर दूसरे कोई प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता है, केवल स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। वो लिखा गया था कि इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस पॉसिबल है बट अंडर द सेम हेड ओनली विद द प्रॉफिट्स फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। बात क्लियर? फिर भी अगर वो अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के बाद भी अगर अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है, वो अनएब्जॉर्ब्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस दूसरे कोई हेड के साथ एडजस्ट हो पाएगा क्या? नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो पर्टिकुलर लॉस के केस में इंट्रा हेड सेटअप का रेस्ट्रिक्शन था, वो कैसे इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस का फायदा उठा पाएगा। इसीलिए अनएब्जॉर्ब्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस अगर पीजीबीपी हेड के अंडर एग्जिस्ट कर रहे, वो दूसरे कोई हेड के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा, मतलब उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है मैक्सिमम 4 साल तक। आपको मिला था 4 साल
कैरी फॉरवर्ड करने का सेक्शन 73 परमिशन दे रहे कि कैरी फॉरवर्ड हो सकता है मैक्सिमम 4 साल तक। ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी केवल एडजस्ट हो पाएगा सेम हेड के अंडर। सेम हेड का मतलब जो इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में लिखा गया था वही फॉलो किया जाएगा। इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में लिखा गया था अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट एडजस्ट किया जा सकता है, वही ब्रॉट फॉरवर्ड के केस में भी फॉलो किया जाएगा। मतलब ब्रॉट फॉरवर्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस केवल एडजस्ट किया जा सकता है अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट, वही बात लिखा गया है। पॉसिबल अंडर द सेम हेड ओनली विद द प्रॉफिट्स फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में आप लोग जानते हो अगर स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अराइज करे अंडर दैट पीजीबीपी, उसमें भी इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस में रेस्ट्रिक्शन था। मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस केवल स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट का अगेंस्ट में एडजस्ट हो पाएगा, दूसरे कोई प्रॉफिट का अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो पाएगा अंडर द सेम हेड। बात समझ में आ रहा है, अंडर द सेम हेड। इसका मतलब इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस में रेस्ट्रिक्शन है, तो वो अगर अनएब्सॉर्ब्ड रह गया है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी, दूसरे कोई हेड के साथ वो एडजस्ट हो पाएगा क्या इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में? नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। तो लिखा गया नॉट पॉसिबल। तो इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस पॉसिबल नहीं होगा स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस के केस में। तो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अगर अनएब्सॉर्ब्ड रह गया अंडर दैट पीजीबीपी आफ्टर इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस, इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस होने के बाद भी अगर स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी अनएब्सॉर्ब्ड रह गया है, वो अनएब्सॉर्ब्ड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर दैट पीजीबीपी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है मैक्सिमम कितना साल तक? अनलिमिटेड ईयर्स तक। वही बात लिखा गया था सेक्शन नंबर 73, ये परमिशन दे रहे थे अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। एंड ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैसे एडजस्ट हो पाएगा? जैसे इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में हम लोगों ने बताया था अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट ओनली, वही फॉलो किया जाएगा ब्रॉट फॉरवर्ड के केस में। मतलब ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस एडजस्ट किया जा सकता है केवल स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में। नेक्स्ट आप लोग चार्ट को फॉलो कीजिए। देखिए चार्ट में लिखा गया है पॉसिबल अंडर द सेम हेड। सेम हेड का मतलब ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस केवल स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। तो सेम हेड का मतलब ब्रैकेट में लिखा गया है ओनली विद द प्रॉफिट्स फ्रॉम स्पेकुलेशन, वाट को काट दो, गलत लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस। बात क्लियर? तो अनएब्सॉर्ब्ड ब्रॉट फॉरवर्ड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस एडजस्ट किया जा सकता है ओनली विद द प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। बात क्लियर? एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस एज वेल एज स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस दोनों लॉसेस इंट्रा हेड रेस्ट्रिक्शन के अंडर था। मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस भी पीजीबीपी हेड के अंडर दूसरे प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस भी पीजीबीपी हेड के अंडर दूसरे कोई प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे। ऐसा क्यों? स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस के केस में आपको लॉजिक याद रखना पड़ेगा कि स्पेकुलेशन वाला एक्टिविटी जो होता है वो मेहनत वाला एक्टिविटी नहीं होता है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस अगर अराइज हुआ है, मतलब अगर आप लॉस सफर कर रहे हो, तो मेहनत वाला एक्टिविटी से वो लॉस सफर नहीं कर रहे हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा वो लॉस को सेटअप करने का दूसरे कोई हिट के साथ। स्पेकुलेशन वाला एक्टिविटी मेहनत वाला एक्टिविटी कैसे हुआ? वो मेहनत वाला एक्टिविटी नहीं है, वो तो लाख वाला एक्टिविटी है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस मेहनत वाला एक्टिविटी नहीं है, मेहनत वाला एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए वो लॉस सफर करने में भी दूसरे कोई प्रॉफिट का अगेंस्ट में उसका एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आया? नाउ वेयर स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट अगर अराइज हुआ है तो दूसरे मेहनत वाला लॉस उसके साथ एडजस्ट हो सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस के केस में आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अराइज हो रहे क्योंकि आपने 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में डिडक्ट कर दिया पीजीबीपी इनकम से। बट अगर वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का छोटा छोटा परसेंटेज डेप्रिसिएशन के नाम पे ओवर द फ्यू इयर्स पीजीबीपी इनकम से आप डिडक्ट करते तो लॉस अराइज होने का चांसेस बहुत कम था, इतना बड़ा लॉस तो अराइज ही नहीं करता। तो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अराइज हुआ है ड्यू टू कि आपने कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का 100% एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का पीजीबीपी इनकम से डिडक्ट कर दिया। तो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस एक अपॉर्चुनिटी का कारण से अराइज हुआ है। तो स्पेसिफाइड बिजनेस को जो अपॉर्चुनिटी मिला था वो दूसरे बिजनेस को लॉ मेकर नहीं देना चाहते। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस दूसरा कोई बिजनेस का प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट करने का ऑप्शन ओपन कर देंगे तो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस जो अपॉर्चुनिटी का कारण से अराइज हुआ था वो अपॉर्चुनिटी दूसरे बिजनेस एक्टिविटी में भी ऑब्जर्व हो जाएगा। लॉ मेकर ये नहीं चाहते,
इसीलिए स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को मना कर दिया पीजीवीपी हेड के अंडर दूसरे कोई प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट होने में। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर कैपिटल गेन हेड के अंडर लॉस अराइज करे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लेकर पहले डिस्कस किया था, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लेकर डिस्कस किया था। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में बुक्स में अराइज करे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैपिटल गेन हेड के अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है। एंड उसके बाद भी अगर इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के बाद भी अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो अनएब्जॉर्ब्ड है अंडर द हेड कैपिटल गेन, वो अनएब्जॉर्ब्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन दूसरे कोई हेड के साथ इंटर हेड एडजस्टमेंट में सेटअप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो कैपिटल नेचर से अराइज हुआ है। बाकी जो हेड्स होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, इसीलिए इंटर हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो अनएब्जॉर्ब्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो कैपिटल गेन हेड के अंडर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। यस, वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? ऑब्वियसली वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। वो ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैपिटल गेन हेड के अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आप लोग एक बार चार्ट को फॉलो कीजिए। आइए देखिए चार्ट में लिखा गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के केस में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है विद द सेम हेड। सेम हेड का मतलब क्या है? सेम हेड का मतलब लिखा गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के बाद भी अनअब्जॉर्ब रह गया है, उसका इंटर हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है क्या? नहीं है, लिखा गया है नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का लॉस है। वो कैपिटल नेचर का लॉस दूसरे कोई हेड के प्रॉफिट के और गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूसरा जो हेड होता है वो सब रेवेन्यू नेचर का हेड होता है। अच्छा, वो अनअब्जॉर्ब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। यस, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है 8 साल तक। एंड ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर दैट कैपिटल गेन एडजस्ट हो सकता है अंडर सेम हेड। सेम हेड का मतलब क्या है? सेम हेड का मतलब इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में जो मीनिंग था वही, इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में जो मीनिंग था वही। आइए फॉलो कीजिए, देखिए लिखा गया है पॉसिबल एडजस्टमेंट पॉसिबल है। ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है उसका एडजस्टमेंट पॉसिबल है अंडर द सेम हेड। सेम हेड का मतलब अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देन हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लेकर डिस्कस किया था। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अराइज करे अंडर दैट कैपिटल गेन, इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में रिस्ट्रिक्शन डाला गया था एंड बताया गया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है अंडर द सेम हेड। फिर भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अनअब्जॉर्ब रह जाता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दूसरे कोई हेड के अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो कैपिटल नेचर का है, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड कितना साल तक हो सकता है? 8 साल तक। सेक्शन नंबर 74 का हिसाब से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एंड ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट होगा अंडर द सेम हेड। सेम हेड का मतलब क्या है? सेम हेड का मतलब इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में जो था वही मीनिंग माना जाएगा। देखिए चार्ट को फॉलो कीजिए, चार्ट में लिखा गया है पॉसिबल, मतलब ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का एडजस्टमेंट पॉसिबल है अंडर द सेम हेड। सेम हेड का मतलब क्या है? ओनली अगेंस्ट विद द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट अदर सोर्सेस हेड को लेकर डिस्कशन कंटिन्यू किया था। अदर सोर्सेस हेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक तो जो लॉस अराइज करेगा फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, दूसरा था अदर्स। तो अगर लॉस अराइज करे फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, वो लॉस के लिए इंट्रा हेड सेटअप के केस में रेस्ट्रिक्शन डाला गया है। मतलब जो लॉस एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से अराइज करेगा, वो लॉस अदर सोर्सेस हेड के अंडर केवल प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। अदर सोर्सेस हेड के अंडर दूसरे कोई सोर्स से अगर प्रॉफिट है, उसका अगेंस्ट में एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। वही लिखा गया है, देखिए इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में लिखा गया है पॉसिबल ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट्स फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। तो इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस हो जाने के बाद भी अगर लॉस अनअब्जॉर्ब रह जाता है, लॉस अराइज हुआ था ड्यू टू एक्टिविटी फ्रॉम द ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, वो लॉस अगर अनअब्जॉर्ब रह गया है अंडर द हेड अदर सोर्सेज, वो लॉस का एडजस्टमेंट दूसरे कोई हेड का अगेंस्ट में किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो लॉस के लिए इंट्रा हेड सेटअप के केस में रेस्ट्रिक्शन डाला गया है, वो लॉस के लिए कैसे इंटर हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल किया जा सकता है? तो लिखा गया नॉट पॉसिबल। तो अगर अदर सोर्सेस हेड के अंडर अनअब्जॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज एग्जिस्ट करता है, वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है
4 साल तक कैरी फॉरवर्ड के लिए सेक्शन है, सेक्शन नंबर 74A। 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। एंड वो अनएब्जॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज जो है वो ब्रॉट फॉरवर्ड होकर एडजस्ट हो सकता है सेम हेड के अंडर। सेम हेड का मतलब क्या है? इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में जो मतलब था वही मतलब वो अनएब्जॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज जो ब्रॉट फॉरवर्ड होकर आया है वो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट हो सकता है ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। वही लिखा गया है, पॉसिबल ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट्स फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। बात आपको समझ में आ गया। और दूसरे कोई सोर्स से अगर अदर सोर्सेस हेड के अंडर लॉस अराइज करें तो लॉस के लिए इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है, इंटर हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है, बट उसके लिए कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई सेक्शन कैरी फॉरवर्ड का परमिशन दिया ही नहीं है, इसीलिए उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। बात यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग चार्ट के अंदर जो सेक्शन नंबर 80 वाला कलम है, दैट इज द एंड कलम ऑफ द चार्ट, उस स्पेसिफिक एंड कलम को लेकर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 80 जो सारा लॉसेस के केस में एप्लीकेबल होगा वो सारा लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड होना तब पॉसिबल है जब वो सारा लॉसेस का आईटीआर टाइम लिमिट के अंदर फाइल हो जाएगा। लॉ ने जो टाइम लिमिट अलाउ किया है वो टाइम लिमिट के अंडर अगर वो सारा लॉसेस का आईटीआर फाइल हो जाएगा तभी वो लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड होना पॉसिबल है। बात आपको समझ में आ रहा है? देखो, एक एक लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक एक स्पेसिफिक सेक्शन था, वो स्पेसिफिक सेक्शन कैरी फॉरवर्ड करने का परमिशन दे दिया, फिर भी सेक्शन नंबर 80 ने मना कर रहे। सेक्शन नंबर 80 बता रहे notwithstanding anything content in this chapter मतलब चैप्टर नंबर 6 मतलब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप वाला चैप्टर को लेकर बात चल रहा है। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप वाला चैप्टर में जो भी कुछ लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 80 वो चैप्टर का जो एंड सेक्शन है वो बता रहे सेक्शन नंबर 80 जो सारा लॉसेस के केस में एप्लीकेबल है वो सारा लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड होना तब पॉसिबल है जब वो सारा लॉसेस का आईटीआर टाइम लिमिट के अंदर फाइल हो जाएगा। सेक्शन नंबर 80 सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 3 को रेफर कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 3 इनकम टैक्स रिटर्न का एक सेक्शन है। सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 3 आप जानते हो सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 के साथ लिंक्ड होता है। सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 के अंडर एक्सप्लेनेशन में आईटीआर फाइल करने का अलग अलग ड्यू डेट होता है अलग अलग एप्लीकेबल एसेट्स के लिए, जैसे 31 जुलाई हो सकता है, 31 अक्टूबर हो सकता है, 30 नवंबर हो सकता है। तो जो एप्लीकेबल एसेट्स के लिए जो एप्लीकेबल ड्यू डेट है वो ड्यू डेट तक अगर आईटीआर फाइल नहीं हुआ है तो कुछ लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल नहीं है। स्पेसिफिक सेक्शन ने परमिशन दे दिया था फिर भी सेक्शन 80 ने मना कर दिया। तो सेक्शन नंबर 80 जो सारा लॉसेस के ऊपर एप्लीकेबल है वो सारा लॉसेस का आईटीआर विद इन टाइम लिमिट फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो वो सारा लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गया? तो आइए देखते हैं कौन सा सारा लॉसेस के केस में सेक्शन नंबर 80 एप्लीकेबल होता है। देखिए, सैलरी के केस में तो लॉस अराइज नहीं करेगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ऑब्वियस बात है, तो इसमें लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। देन हाउस प्रॉपर्टी हिट के केस में लिख दिया है नॉट एप्लीकेबल, मतलब हाउस प्रॉपर्टी हिट के अंडर अगर लॉस अराइज हुआ है वो लॉस के लिए आईटीआर ड्यू डेट तक फाइल नहीं हुआ है फिर भी वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है क्योंकि सेक्शन नंबर 80 नॉट एप्लीकेबल है। फिर देखिए, अदर्स वाला रो आपको मिला है नॉट एप्लीकेबल, इसको काट दो, इसका कोई रेलेवेंस है नहीं क्योंकि अदर सोर्सेस हेड के अंडर जो अदर लॉसेस वगैरह है वो अदर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन का परमिशन है ही नहीं, तो उसको अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है तो सेक्शन 80 का रेलेवेंस कहां से आएगा? जो सारा लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड कोई स्पेसिफिक सेक्शन का हिसाब से परमिसेबल है वो सारा लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड होने के ऊपर सेक्शन नंबर 80 रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है। जो सारा लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड होने के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन का परमिशन है ही नहीं, मतलब वो सारा लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल ही नहीं, जिसका पॉसिबल नहीं कैरी फॉरवर्ड होना उसके ऊपर सेक्शन 80 रेस्ट्रिक्शन डाल के करेगा क्या? उसका तो कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल ही नहीं है। बात आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग एक्सेप्शन को लेकर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक्सेप्शन मतलब इंट्रा हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में कौन सा सारा एक्सेप्शंस हम लोगों ने स्टडी किया है अभी तक उसको एक जगह में देखेंगे। इंटर हेड सेटअप ऑफ लॉसेस के केस में कौन सा सारा एक्सेप्शंस हम लोगों ने देखा है वो सारा एक जगह में देखेंगे। एंड कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कौन कौन सा सारा एक्सेप्शंस हम लोगों ने देखा है उसको एक जगह में देखेंगे। बात आपको समझ में आ गया?